चलो मेरी बात सुनो, इससे पहले का मैंने सारा पढ़ा दिया 61 तक। पहली बात सुन लो ध्यान से। अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन का देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर तुम समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर तुम पार्ट ये पढ़ोगे, पार्ट हमारे पास ये पता कौन सा पार्ट हमारे पास है 5, भाग 5, भारतीय संविधान का भाग 5, और इसमें 52 से लेगा भैया 61 तक आर्टिकल राष्ट्रपति का जिक्र है। यहाँ राष्ट्रपति के बारे में 52 से लेकर 61 तक तुम इसी के बारे में पढ़ोगे। अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 61 तक। अनुच्छेद 52 में लिख रखा है राष्ट्रपति का एक पद होगा। तो उसके बाद आगे बता रखा है राष्ट्रपति कौन कौन बनेगा। 35 साल तक की आयु होनी चाहिए, उसकी अर्हताएं, उसकी योग्यताएं, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में दे रखा है, राष्ट्रपति कैसे बना जा सके, ये पढ़ाया मैंने। उसके बाद आगे चलोगे 54 के अंदर उसकी निर्वाचन विधि दे रखी, मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी तुम्हें, एक बार पीछे का रिकॉल करवा दूं। यहाँ आए थे, मैंने कहा हमारे पास ये कौन सी व्यवस्था, हमारे पास ये पिछले वाले क्लास में पढ़ा है मैंने कहा भाग 5 हमारे पास ये किसी भी देश के अंदर सरकार के दो स्वरूप हो हमारे पास, लोकतांत्रिक सरकार हो, एक अलोकतांत्रिक सरकार हो। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार हो। लोकतांत्रिक सरकार दो प्रकार की हो, संसदात्मक प्रकार की सरकार, अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार। जहाँ संसदात्मक प्रकार की सरकार हो ना, वहाँ विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो। कार्यपालिका न्यायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी, तटस्थ रहेगी, सेपरेटेड होगी, अलग होगी। जहाँ भी अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार हो, वहाँ ना न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में नाम मात्र का ही अंतर हो, इसके सदस्य इससे भी आ सके। कार्यपालिका का इससे कोई लेना देना नहीं हो सकता, हो भी सके, ठीक है, नाम मात्र का अंतर है। हमारे यहाँ अलग प्रकार का सेपरेशन दिखाई देगा। यहाँ लोकसभा राज्यसभा ही दिखाई देगी तुम्हें। अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार में कांग्रेस और सीनेट दिखाई देंगे। अमेरिका के अंदर है। हमने अपने देश के संविधान के अंदर ना पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटी सिस्टम अपनाया, सरकार का संसदात्मक स्वरूप अपनाया हमने। उसके बाद हम कहानी को बढ़ाते हैं आगे, यहाँ तक उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था फास्ट थोड़ा रिवीजन करवाना, क्विक रिवीजन एक प्रकार का। अब हमने कहा ये अपनाया हमने, यही मैंने तुम्हें समझाया पूरा इसमें है। हमने इस व्यवस्था को, संसदीय शासन व्यवस्था को देश के अंदर अपनाया। और संसदीय शासन व्यवस्था जहां हो ना, वहां सरकार का जो वास्तविक प्रमुख हो, वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति नहीं होता, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास हो। अध्यक्षात्मक प्रकार की जहां भी सरकार होगी, वहां वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी। समझना की बात या जहाँ हमारे यहाँ इस व्यवस्था को जो सरकार की संसदात्मक स्वरूप उसे इंग्लैंड से अपनाया। इसे मैंने ये अमेरिका के संविधान के अंदर मौजूद है, लेकिन मैंने अपनाया नहीं। अब सवाल है भारत के राष्ट्रपति के बारे में, मैंने तुम्हें बताया था इसकी योग्यताएं अर्हताएं क्या है, क्या सिस्टम। मैंने लिखा ना कि भारत के संविधान के अंदर सरकार का संसदात्मक स्वरूप या अध्यक्षात्मक स्वरूप, इस बात को बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ। ये कहीं नहीं लिखा सरकार के संविधान के अंदर सरकार का संसदात्मक स्वरूप या सरकार के अंदर संविधान के अंदर सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप। केशवानंद भारती केस आया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था इस सरकार का संसदात्मक स्वरूप भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का भाग है, इसे चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उसने हमने अंदाजा निकाल लिया। अनुच्छेद 52 को पढ़कर, 52 सबसे पहले अनुच्छेद, क्योंकि 51 तक हमने खत्म कर लिए, ठीक, और 52 तक जैसे हम चलेंगे, 52 पर जाते हैं ना, हमारे पास 52 से लेकर 61 तक के जो अनुच्छेद होंगे वो सारे ऐसे ही होंगे। 52 पहले नंबर पर याद रहेगा, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख, राष्ट्रपति भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा, 3 या 4 5 नहीं होने की, ये बात 52 में लिखी हुई। 58 पर क्यों चला गया, मैं चाहता हूँ सीधा एक सिस्टमेटिकल तरीके से पढ़ेगा राष्ट्रपति कौन बन सके। मैं चाहता हूँ तो 53 में समझा सकता था पूरा पूरा, वो आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 और 8 कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया कैसे याद रखेंगे, मैंने उस दिन ट्रिक बताई थी। 5 और 8 क्या बढ़ेंगे, चार्ट किसे मिलेगी, जिसके अंदर योग्यता होगी। तो योग्यता और अर्हताओं को लेकर किसमें, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 58 के अंदर। याद रहेगी बात, 58 की याद करने की ट्रिक है। उसके बाद वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ मूल रूप से भारत का नागरिक हो, ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मूल रूप से जरूरी भारत के अंदर ही पैदा हुआ हो। कोई व्यक्ति बाहर से आकर भी राष्ट्रपति बन सके, ये बात तय करना बिल्कुल भी। उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं, मैंने तुम्हें बताया था उसकी, अगर तुम्हारी उम्र 35 साल तक कम है, तुम तो कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकते। न्यूनतम आयु दे रखी है, अधिकतम आयु कुछ नहीं है। जब तुम 70 साल के तब भी राष्ट्रपति बनते हो, तो 85 साल के तब भी राष्ट्रपति बनते हो। अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है, न्यूनतम आयु का उल्लेख। न्यूनतम आयु कितने लिखी, 35 वर्ष। समझ में आई बात। या अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ कि अगर मुझे मुझे राष्ट्रपति बनना तो क्या जरूरी हो, यार तुम लोग कम से कम लोकसभा के अंदर तो जाने की योग्यता रखते ही हो। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य होने की, जो व्यक्ति लोकसभा के अंदर जा रहे 543 सदस्य, वे कैसे चलेगा, कम वहां बैठो ना तुम जाकर, लेकिन इतनी एलिजिबिलिटी तुम्हारे पास हो। इसका मतलब लोकसभा के सदस्य की योग्यता पढ़नी पड़ेगी मुझे कि लोकसभा का सदस्य कैसे बनेगा। उसके बाद लाभ के पद पर ना हो, ये लाभ का पद क्या हो मैंने भी समझा रखा है, लाभ का पद क्या हो। तो अनुच्छेद 58 हमारे पास स्पष्ट रूप से इसमें साफ साफ लिख रखा है, भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, इनके किसी भी पद पर आप मंत्री के पद पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते, आपको उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। 58 में क्या क्या लिख रखा है मैंने कहा ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा संघ सरकार, राज्य सरकार के मंत्री, ये जो मंत्री के पद, देखो क्या कहा, राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये ऐसे पद 3, ये लाभ के पद में नहीं आते। बाकी कोई भी तुम अगर गवर्नमेंट जॉब ले रखी है तुमने, वो भी तुम्हारे लाभ के पद के अंदर आएगा। तुम वहां वेतन भत्ते मिलेंगे, वो भी लाभ के पद के अंदर आएगा। लाभ का पद क्या क्या हो, ये हो हमारे पास, वेतन होगा, कार्यालय होगा, सुविधाएं होगी, विशेष अधिकार, प्राधिकार, इनमें से कोई भी आपके पास नहीं होना चाहिए, तब आप राष्ट्रपति बनोगे, न्यूट्रल होना चाहिए आप।
हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति को एक रबर की मोहर कही जा, हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति हो ना, एक प्रकार का पिछले बन का काम करता सरकार का। समझ रहे हैं? पिछले बनने का क्या मतलब, वो बैकडोर से सपोर्ट करता सरकार को। तो वही बात इस पर आरोप भी लगते हैं। राष्ट्रपति के लेकर पद को लेकर हमेशा एक विवाद रहा। राष्ट्रपति का पद हमारे यहाँ इस तरह है जिससे इंग्लैंड के अंदर महारानी का और राजा का पद हो एक प्रकार से। हमने से बैठा दिया वो संविधान की रक्षा करने के लिए, लेकिन फिर भी इसकी बहुत सारी शक्तियां हमें पेपर में भर भर को पूछी जाती है, 150 नंबर पर और 125 नंबर पर भर भर को पूछी जाए पीसीएस के अंदर और यूपीएससी पे। फिर वहां से सवाल निकाल लीजिए, क्या राष्ट्रपति का पद खत्म कर देना चाहिए, क्या राष्ट्रपति के पद को हमें बरकरार रखना चाहिए, ऐसे भी सवाल पेपर के अंदर बना ही दिया जा। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद हमारे में निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, इस पर सवाल पूछा हुआ यूपीएससी ने कि जो इस निर्वाचक मंडल किस चीज से मिलकर, यानी जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उसके अंदर कौन कौन भाग लेंगे। तो मैंने तुम्हें बताया था राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर ना जनता कभी पार्टिसिपेट नहीं करती। यानी राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष विधेयक नहीं होगा, अप्रत्यक्ष विधेयक होगा। जिन्हें तुमने वोट डाली थी, जितने भी विधायक हमारे भारत के अंदर जितने विधायक है सारे वोट डालने जाएंगे, और जो लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर सदस्य बैठे वे भी वोट डालने लगे। हम नहीं वोट डालने जाने प्रत्यक्ष रूप से। इसलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव हो वो अप्रत्यक्ष विधि हो, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब हम डायरेक्ट वोट नहीं डाल, जनता के जो चुने हुए नुमाइंदे वे वोट डालने का प्रयास करते हैं और जाकर फिर राष्ट्रपति को चुना जाता है। राष्ट्रपति को हमेशा वरीयता क्रम में वोट दी जाती है, मत दी जाती है। ये आज हमें समझना, ये भी पूरा भी समझ लेते हैं कैसे होता है। ये मैंने पिछली क्लास में समझा दिया, दोबारा रिपीट रिवीजन करवा रहा हूँ। 54 5 4 9 5 4 कितना हो 9 9 से क्या आएगा निर्वाचन, तो निर्वाचन विधि याद होगी। पेपर में पूछा क्या आर्टिकल कौन था जिसके अंदर राष्ट्रपति की चुनाव का निर्वाचन का उल्लेख, तो 5 4 कितना हो 9 9 से क्या याद जाएगा नया से क्या था निर्वाचन याद होगा। 5 और 8 में पूछेगा तुमसे वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख, तो 5 और 8 तो क्या जाएगा चार्ट किसे मिलेगी, जो योग्यता होगी जिसके अंदर, नहीं तो कुछ नहीं मिलता, मिट्टी मिलेगी तुम। ये क्या संसद के दोनों कौन कौन भाग लेंगे इसके अंदर, कौन कौन भाग लेंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं अंतर, हाँ लोकसभा के भी राज्यसभा के भी दोनों राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते ना, हाँ राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य पता कहाँ कहाँ मिलेंगे, जिन्हें सिलेक्ट करके रखते हैं। सिलेक्ट और इलेक्ट में अंतर हो। सिलेक्ट कहते हैं जैसे हमारे पास लोकसभा थी, लोकसभा के अंदर 543 सदस्य थे, उसमें तो 2 सदस्य ऐसे होते हैं जो एंग्लो इंडियन थे, जिन्हें एंग्लो इंडियन अंग्ल भारतीय समुदाय के। कुछ जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे ना, कुछ लोग यहीं रह गए थे, हमने उनका भी ध्यान रखा ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व करा जा सके लोकसभा के अंदर। उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते थे 2 सदस्यों को, लेकिन 2019 के बाद ना 19 के बाद उनका दोनों का मनोनयन का जो मनोनीत करते थे उनके मनोनयन का प्रावधान खत्म कर दिया पूरी तरह। कौन सा बदलाव अनुच्छेद था, मतलब कौन सा वो था, संविधान में संशोधन करा था 104वां 3वां 104 3 2 1 कौन सा था वो, 103 4 2 1 पता करके बताना कौन सा था हमारे पास। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत के सदस्य भाग ले 28 कौन कौन भाग लेगा, 28 राज्यों की विधानसभा के अंदर निर्वाचित सदस्य होंगे। निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचित सदस्य वो नहीं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। 28 के 28 राज्य हमारे यहाँ से, इनकी विधानसभा जो उनके अंदर जो विधायक बैठे वे वोट डाल लगे, वहीं से बैठे बैठे उन्हीं लोकसभा में जाएंगे सारे वोट डालने। और यूं नहीं है कि इसमें ईवीएम का यूज हो, ईवीएम का यूज नहीं होता इसमें बिल्कुल भी। पर्ची टाइप का डाला जा, आप पहले नंबर पर किसर करे, दूसरे नंबर पर किसर करे, तीसरे नंबर पर किसर डाल रख रहे। सभी राज्यों की विधानसभा, राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इस कारण विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लगते। 5 राज्यों में विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लगते। एक इंपॉर्टेंट, दिल्ली पांडिचेरी की जो विधानसभा ना, इसके अंदर निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं क्योंकि संघ शासित प्रदेश है दिल्ली और पांडिचेरी। और इसके लिए भी हमने संविधान में बदलाव करा था, 70वां संविधान संशोधन करा था 1992 में। 70वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर दिल्ली और पांडिचेरी के जो सदस्य थे विधानसभा के, उन्हें पार्टिसिपेट करवाया, उन्हें भी चुनाव में भाग लेने सिखाया कि आओ जाओ भाई तुम भी भाग ले सकते हो, क्योंकि संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं आता कि ये भी भाग लेंगे। आगे चलते हैं। डेरेक ओब्राय, ये प्रथम अंग्ल भारतीय समुदाय जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, राष्ट्रपति चुनाव में मत दिया था, ठीक, ये हमारे पास। तो इन्होंने मत कैसे दिया था भाई, अब सवाल ये भी तो है। देखो, डेरेक ओब्राय प्रथम अंग्ल भारतीय थे जिन्होंने 2012 में राष्ट्रपति चुनाव में मत दिया। ये टीएमसी पार्टी से थे, टीएमसी पार्टी थे, कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य थे, कांग्रेस थे राज्यसभा के सदस्य थे, मनोनीत नहीं थे, राज्यसभा के सदस्य थे, कांग्रेस की पार्टी थे, इसलिए वोट दिया उन्होंने। समझ में आई बात ये। अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ये हमारे पास निर्वाचन की विधि है। अगर तुमसे पूछेगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो कौन सी पद्धति का, कौन सी है, किसके अंदर है, ये क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। वो क्या था, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में, 54 में। 5 और 4 क्या जाएगा 9, 9 क्या जाएगा निर्वाचन। 10 कैसे याद करेंगे, 5 और 5 कितना हो 10, 10 तक क्या याद है, दीदी, दीदी से क्या याद आएगी, विधि। नहीं याद हुआ होगा, क्या बताया मैंने, चलो बता। ऐसी ऐसी चीजें तो याद हो जाती, वो ना कुत्ते के लगाई सुई तोता करे पुई पुई। ये बच्चे वाली हरकत। अनुच्छेद कौन था,
55। किसका जिक्र है इसमें? विधि का। विधि का नाम क्या है? एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान हस्तांतरित प्रणाली। यानी इसका मतलब है आप एक ही व्यक्ति वोट नहीं डालने के, आपको अपनी वरीयता बतानी पड़ेगी, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। एकल एकल संक्रमणीय, संक्रमण वोट ट्रांसफर हो जाएंगे गुप्त गुप्त तरीके तक। विनय सबको दिखा के देखो मैंने तो इसे वोट दिया, गुप्त तरीके से। मतदान हस्तांतरित, जिसके वोट सबसे कम होंगे दूसरे के पहले वाले को ट्रांसफर हो जाएंगे। इस बात को मैंने अच्छी तरह समझा रखा है। उसके बाद आगे चलते हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग के पास ही जिम्मेदारी होगी राष्ट्रपति का चुनाव करवाने की। जो हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन वही चुनाव करवाएगा इसका। इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा और जो राज्यसभा हमारे पास ही है, इनके महासचिव इसमें पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। ये पेपर में सवाल पूछा हुआ, लोकसभा के और राज्यसभा के जो महासचिव है पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव में कभी व्हीप जारी नहीं होता। व्हीप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो और राष्ट्रपति कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होने का याद रखना बात यह। न्यूट्रल पद हो राष्ट्रपति का, ठीक। उसके बाद हमारे पास राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर ना कोई भी व्हीप जारी नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात मैं तो बता रहा हूँ। ऐसे वोट दिए जा, 50 तो प्रस्तावक होंगे, 50 अनुमोदक होंगे। प्रस्तावक कौन? हाँ भाई, मैं राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने जा रहा हूँ तो 50 बंदे मेरे साथ होने चाहिए, लोकसभा के या राज्यसभा के। ये कहते हैं कि हम आपके साथ चलेंगे। 50 मुझे लिखित में देंगे, अनुमोदक देंगे, लिखित में देंगे हम, यानी लगभग 100 बंदे जाएंगे चुनाव आयोग के पास और जब जाकर पर्चा भरकाएंगे, चुनाव ले हमारा पर्चा एक्सेप्ट कर लो। बात समझ में आई बात? ठीक। अब हम आगे बढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रपति उम्मीदवार हेतु 50 प्रस्ताव, 50 अनुमोदक होते हैं। मैंने पहले बताया था तुम। उसके बाद ठीक, ये प्रस्तावक और अनुमोदक इन निर्वाचक मंडल से ही होते हैं। ये विधायक हो सके, ध्यान रखना है, विधायक हो सके, लोकसभा के सदस्य हो सके, ये राज्यसभा के सदस्य हो सके। क्या निर्वाचक मंडल का क्या क्या मतलब? जब राष्ट्रपति चुनाव का क्या उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन आगा? विधानसभा के सदस्य आएंगे, लोकसभा के सदस्य आएंगे, राज्यसभा के सदस्य आएंगे, वही निर्वाचक मंडल है। दोनों का कम से कम 100 बंदे चाहिए और 100 बंदे जिसके संपर्क में खड़े होंगे वो तुरंत चुनाव लड़ने चला जाएगा। समझ की बात है? तो मैं भी चुनाव लड़ सकूं। ये दिक्कत आती, पता क्या हुआ? एक तो कोई भी चुनाव लड़ने भाग जाता, क्योंकि कोई भी 100 विधायक आराम से खरीद लेता किसी की पार्टी के। इतनी सारी पार्टी थी, 100 विधायक आराम से मिल जाएंगे। बड़ी बड़ी पार्टी है। यूपी में 480 के आसपास सीट है, 400 सीट के आसपास है विधानसभा की, 404 के आस, तो 404 विधानसभा की सीट है यूपी के अंदर। अब सोच लो 100 विधायक तो आराम से मिल जाएंगे किसी को भी, किसी भी पार्टी के अंदर। तो इक्का तो लोग भर भर के चुनाव लड़ने जाते। लेकिन जनमानस उस टाइम पर 0 रुपए थी राशि। 1952 13 मई 1952 को पहली बार लोकसभा चुनाव आई थी। ये 1952 में चुनाव लड़ा, जो 0 रुपए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि। उसके बाद ये कितनी हमारे पास? 2500 रुपए 1974 में करी। 1997 में हमने 15,000 कर दिया। अब लड़ो चुनाव, कम से कम ठीक तो रहेगा, 15,000 रुपए खर्च होंगे, बार बार चुनाव आंदोलन लड़ने का। चौधरी हरि रावत सब आज तक सबसे ज्यादा बार चुनाव लड़ा राष्ट्रपति का, 5 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, 5 बार हार गए। अब तो राष्ट्रपति के चुनाव में 6 महिलाओं ने भाग लिया, 7 महिलाओं ने, यहाँ 7 महिलाएं कर देती है, यहाँ 7 महिलाओं ने भाग लिया। ये 7 महिलाओं के नाम है। करशन कुमार चटर्जी होगी, मनोहरा होलकर होगी, फुलचरण कौर होगी, लक्ष्मी सहगल होगी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इंपॉर्टेंट है, जीत गई थी, 2007 में राष्ट्रपति बनी थी। दूसरी बात, मीरा कुमारी, ये लोकसभा स्पीकर थी, लोकसभा की स्पीकर थी मीरा कुमारी। ये हार गई थी, चुनाव में भाग लिया था 2017 में। द्रौपदी मुर्मू ये हमारे पास जीत गई, 2022 में बनी। याद रहेगी बात ये। अब हम कहानी को बढ़ाते हैं भैया। अब राष्ट्रपति के चुनाव में भारत के मुख्य न्यायाधीश के सुब्बाराव, ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया। 1967 की बात है, लेकिन हार गए थे। ठीक, पूछा जाएगा ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया? के सुब्बाराव नाम, 1967 में भाग लिया था, हार गए थे। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पर। इंदिरा गांधी चाहती नहीं थी प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने। इंपॉर्टेंट बात, इस चुनाव में प्रत्येक निर्वाचक को वरीयता क्रम में वोट देते हैं। वरीयता क्रम मतलब था एक 2 3 4 5 कैंडिडेट हो गए। अब 5 कैंडिडेट मतलब यूं नहीं है कि सिमरन को वोट डाल दिया सारे के सारे, काजल को वोट डाल दिया सारे के। बताना पड़ेगा ये वोट डालने चले आ रहे, तुम अपनी पहली पसंद किस रखते हैं? 5 कैंडिडेट तुम्हारे सामने राष्ट्रपति, तुम अपनी पहली पसंद किस रखते हैं? इधर बंदे आते चले जाएंगे। बताना पड़ेगा, यूं नहीं है कि तुम पहले वाले को वोट डाल कर भाग गए और दूसरे वाले को। बताना पड़ेगा मेरे पहले नंबर पर या दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर रखता हूँ मैं, इसे चौथे नंबर पर रखता हूँ, 5वें नंबर पर रखता हूँ। बात समझ आई बात? जो भी सबसे ज्यादा लोग, जिसे लोग सबसे ज्यादा पसंद करेंगे वो चुनाव जीत जाएगा, ऐसे याद रखो। बात समझ में आई बात? जिसे लोग सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। पता लग रहा है किसी ने अपनी पहली पसंद बहुत सारे लोगों की पहली पसंद है हमारे पास या वर्णी का मान लो, बहुत सारे लोगों की पहली पसंद है वर्णी। दूसरे नंबर पर बर्मन मान लिया, सही बात है, ठीक। दूसरे नंबर पर बर्मन मान लिया, वो पहली पसंद थी बहुत सारे लोगों की, ठीक। लेकिन पता इससे भी ज्यादा पसंद थी लोगों को दूसरे नंबर पर बर्मन, इससे भी ज्यादा पसंद थी। समझ में आई बात है? इस कौन सी थी? इस विषद भी बहुत कम वोट, बहुत कम लोगों ने पहले नंबर पर पसंद करा। इसके तो वोट सही ट्रांसफर हो जाएंगे पहले वाले। समझ में आई बात है? तो ऐसा कर दो। जैसे मैंने ऊपर क्रिया समझाई थी। अभी तुम्हारे पास टाइम कम, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? पूछने का पेपर
ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा तुम्हारे पास निश्चित कोटा लगेगा या निश्चित कोटे का यूज हो यहाँ से, ये निश्चित कोटा होगा हमारे पास, ये निश्चित कोटा। कुल मत पड़े थे 1000 मत हमारे पास, 1000 मत, कुछ वोट ऐसे सारे इनवैलिड भी हो जाए, जो इनवैलिड हो गए तुम्हारे उसके पास वोट कितने बच गए हमारे पास 940, 60 वोट खराब हो गए। अब इसका जितने नो वोट पड़े ना, जितने वेद मतों का देते एक अधिक निकाल लो, दो तो भाग करीबन 471 प्लस से कितना बैठेगा 472, और जो 472 होगा ना इस फॉर्मूले में निश्चित कोटा, तो जो 472 होगा इसे भी निश्चित कोटा बोल लो। जिस बंदे ने निश्चित कोटा प्राप्त कर लिया वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो यहाँ निश्चित कोटा का प्रयोग हो, इसमें समझ में आई बात है, इसमें कुछ नहीं। तुम्हारा रिवीजन करवा रहे हो तुम्हारा। अब सवाल है हमारे पास, पता यहाँ तो एक सवाल पूछा था, पिछले खाली सवाल पूछा हुआ आज तक, ध्यान तो सुन लो अच्छे तरीके से। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का, निर्वाचक के मत मूल्य निकाला जाता, निर्वाचक का मत मूल्य निकाला जाता, निर्वाचक के मत का मूल्य निकाला जाता। अब देखो ध्यान से सुना, वोट कौन कौन डालने जाएगा, विधायक और सांसद। अब जो विधायक वोट डालने जाएगा, विधायक का मत मूल्य हो, हर विधायक का मत मूल्य हो, अलग अलग राज्य के विधायक का मत मूल्य अलग अलग होगा। तो यूपी की जनसंख्या अलग, उत्तराखंड की अलग, तो मत मूल्य निकाला जा, और वो मत मूल्य बड़ा काम का हो। अब समझते हैं एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। पहले उस राज्य की जनसंख्या ऊपर रख देते हैं, जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उसका विधायक का मत मूल्य भी ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य की, यूपी की, तो विधायक का मत मूल्य भी कहाँ का ज्यादा होगा, यूपी का। नीचे क्या रखेंगे, उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या रखेंगे, उसकी, जैसे यूपी की जनसंख्या ऊपर रख देंगे, और यूपी की विधानसभा के अंदर कितने सदस्य है, 400 नीचे रख देंगे, 404 नीचे रख देंगे, भाग देंगे, गुणा 1971 की जनसंख्या यूज करेंगे। यहाँ जो जनसंख्या यूज करेंगे ना, यहाँ अभी की जनसंख्या, अभी कितनी जनसंख्या ना, हम यहाँ 1971 में उस राज्य की जनसंख्या कितनी थी, ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि दक्षिण भारत के राज्य आवाज उठा रहे थे कि क्या, कि यानी जो ऊपर की जनसंख्या रखी जा रही है, ये जनसंख्या हमारे साथ भेदभाव करती है। उत्तर के राज्यों ने जनसंख्या तो ज्यादा बढ़ा ली, इन्हें कुछ काम ही नहीं है। हिंदी बेल्ट के लोग सच में बहुत पागल है, हिंदी बेल्ट के लोग, सबसे ज्यादा मोटापा बढ़ रहा है हिंदी बेल्ट में बढ़ रहा है। पता कारण क्या है इसका, मजाक नहीं कर रहा, पता कारण क्या है इसका, रोटियां ही मौजूद है, पूरी दुनिया में कहीं रोटियां नहीं है अभी। ये 2-4 राज्य के लोग पागल लोग ये खाते रोटियां, रोटी खानी छोड़ दो मोटापा खत्म, कच्ची सब्जियां खाते रोज दक्षिण भारत में। और दूसरा क्या, फिर हार्मोन भी तो इससे एक्टिव होते हैं इंसान के, फिर जनसंख्या बढ़ाएंगे तो नहीं, जनसंख्या बढ़ाएंगे फिर दक्षिण के भारत का क्या करते, दक्षिण भारत के राज्य, यार तुम अपनी जनसंख्या बढ़ा ली इसलिए तुम यहाँ ज्यादा मत मूल्य निकाल लोगे। हम जनसंख्या उस टाइम की यूज करेंगे जब जनसंख्या न्यूट्रल थी, 1971 की जनसंख्या लेते हैं, 2026 तक यही प्रावधान कर रखा है, 2026 तक यही जनसंख्या यूज करेंगे जब भी विधायक का मत मूल्य निकाल लेंगे। इस आधार वर्ष क्या है इसका, इस सूत्र का आधार वर्ष क्या है, 1971 84वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2000 में यह प्रावधान किया गया था कि जनसंख्या का आधार कितना रहेगा हमारे पास, ये रहेगा हमारे पास 1971। सभी राज्यों के विधायक का मत मूल्य अलग अलग होता है, लेकिन सांसद का मत मूल्य एक सेम हो बिल्कुल। सभी राज्यों के लिए जनसंख्या का अलग अलग होती है, उसके बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी अलग अलग होती है। उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य 208, बिहार का 173, जनसंख्या के आधार पर मत मूल्य, क्योंकि जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसका विधायक का मत मूल्य भी ज्यादा होगा। ठीक है, सिक्किम का कितना 7, मिजोरम का कितना 8, नागालैंड का कितना 9, पूछने का नहीं, ये जरूर लास्ट वाला याद रख लो। सांसद का मत मूल्य देखो कैसे निकालते हैं, सांसद का मत मूल्य देख लो, कितनी विधानसभा हमारे पास यहाँ 28 राज्य की विधानसभा और दिल्ली पांडिचेरी को मिला लो, विधानसभा के सदस्य मतों की संख्या लिखा 28 राज्य एवं दिल्ली एवं पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या, उनके मतों की संख्या कितने मत, कितने बंदे बैठे सारे सबको ऊपर रख देंगे। नीचे सांसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो बैठे हुए उनके निर्वाचित सदस्य संख्या था, भाग दे देंगे, सांसद का मत मूल्य निकल जाएगा। प्रत्येक सांसद का मत मूल्य अलग अलग एक होगा, पूरे जितने भी सांसद 800 के आसपास मान लो, लगभग 800 के लोकसभा राज्यसभा मिलाकर उनका सबका एक समान होगा सांसद का मत मूल्य। आगे बढ़ दे, देखो 708 के आसपास आ रहा, 708 विधायक का सांसद का मत मूल्य। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है। संसद देखे ले, संसद का मत मूल्य प्रत्येक राज्य में एक समान होता है, सांसद है वो सांसद, जबकि विधायक का मत मूल्य प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। अनुच्छेद कौन सा है, 57 है ना, निर्वाचन मंडल की किसी भी रिक्ति कारण, देखो यह साफ साफ लिखा हुआ, अगर निर्वाचक मंडल में किसी चीज की रिक्ति होगी, आधे विधायक नहीं है, 2 विधानसभा काम नहीं कर रही, ठीक, अगर 2 विधानसभा काम नहीं करी तो राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति उसका चुनाव रुकने का नहीं, ठीक, उसके बाद ना चुनाव करवाया जाएगा, चुनाव पूरे 5 साल के लिए करवाया जाएगा। मान लो याद रखना बात, या राष्ट्रपति का पद रिक्त भी होगा ना बीच में, कभी भी राष्ट्रपति का बीच में पद रिक्त भी होगा, और वो कितने साल के लिए होगा, 2 साल तक तो राष्ट्रपति का पद चला, उसके बाद 3 साल तक बचे हुए राष्ट्रपति, अगले फिर 5 जो चुनाव करवाया जाएगा,
चुनाव नहीं रोकने का, चुनाव करवाया जाएगा और वो राष्ट्रपति 5 साल तक रहेगा। आगे समझ गए? आगे चलते हैं हमारे पास, चुनाव नहीं रोका जाएगा, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी विवादों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा, उच्चतम न्यायालय। इस न्यायालय के पास ही पावर है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, उस सारा उसकी पावर उपराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है इस मामले पर कि वो चाहो ना उपराष्ट्रपति के, और यह जो मामला है ये 30 दिन के भीतर बताना होगा, 30 दिन 14 दिन के भीतर बताना होगा, 30 दिन के भीतर बताना होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई धांधली हुई। और जो सुप्रीम कोर्ट होगा ना, सुप्रीम कोर्ट फिर अपना फैसला सुनाएगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च बना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर ऊपर तो राष्ट्रपति पद को घोषित कर सकेगा अगर चुनाव के अंदर विवाद पाया गया तो। ये सारी चीजें जितनी बातें बोलकर बता रहा है सारी पेपर सिविल सर्विस के पेपर में सवाल है सारे। आगे चलते रहो। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ का गठन करेगा, साफ लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाएगी। हम देखेंगे कहाँ शिकायत हुई। शिकायत के लिए तुम्हें 20 लोग अपने संपर्क में चाहिए, 20 बंदे ले आओ। अगर मैं कहेंगे ना शिकायत इसमें राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ हुई तो फिर हम तब जाकर इस पर कार्रवाई करेंगे। 30 दिन तक पहले अगर तुम आ गए तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसके 30 दिन के भीतर तुम चले आए थे, जो मैंने तुम्हें बताया, तभी तुम्हारी सुनवाई करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है। यदि राष्ट्रपति का पद ना अवैध घोषित कर दिया जाए तब भी राष्ट्रपति का पद हमने अवैध घोषित कर दिया, इतना राष्ट्रपति 30 दिन तक रहा राष्ट्रपति 30 दिन तक, ये 45 दिन तक रहा। चलो 45 दिन तक राष्ट्रपति रहा कोई, 45 दिन तक जो भी काम करोगे सारे के सारे काम वैलिड बनने जाएंगे। उन्होंने कुछ भी काम करा, कहीं भी भाषण दिया वो भी वैलिड है, किसी बिल हस्ताक्षर करा वो भी वैलिड है, उसके कार्य इनवैलिड नहीं मानने जाने की बिल्कुल भी। 30 दिन तक 30-35 दिन तक जो भी काम करा होगा। ठीक। उच्चतम न्यायालय चुनाव संबंधी विवाद आने पर क्या क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है, याचिका जारी कर देगा, याचिका एक प्रकार का आदेश। अब हम आदेश देते हैं, अब राष्ट्रपति ये काम नहीं करने के, अब तक जो काम उन्होंने करना था कर दिया। ठीक है। अब राष्ट्रपति के मामले में इस चुनाव में सुनवाई कर, आज तक ऐसा हुआ कभी नहीं हुआ, आज तक ऐसा एक बार चांस आए थे, अब तक हुआ नहीं ऐसा। चुनाव रद्द कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाँ चुनाव के इतनी पावर उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो, उन दोनों का चुनाव रद्द कर सकता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति घोषित करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर हो, ये हो सुप्रीम कोर्ट। समझ में ये बात है? आगे चलते हैं, कहानी पढ़ाते हैं हमारे पास। शपथ, अब शपथ 60 तक क्या याद आ जाएगा? 7 तक क्या आ जाएगा? शपथ याद हो जाएगा। 60 तक क्या आ जाएगा? 7 तक क्या आ जाएगा? शपथ। 54 में कौन से अनुच्छेद 54 में किसका उल्लेख है? 5 और 4 कितना है? 9 से क्या? निर्वाचन। 58 तक क्या आ जाएगा? योग्यताएं भी बोलो, अर्हताएं, योग्यताएं बोलो या अर्हताएं बोलो, एलिजिबिलिटी जिसे कहते हैं। 55 में क्या आ जाएगा? 55 में 5 और 5 10 तक दीदी क्या आ जाएगी? विधि या बड़ी सारी विधि निधि लो। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 60, जिस दिन संविधान लागू हुआ था आंशिक रूप से, 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, अनुच्छेद 60 भी उसमें से एक है जो आंशिक रूप से लागू हुआ था। पहली बार पूरा संविधान नहीं लागू हुआ था, 16 अनुच्छेद लागू हुए, 16 में से एक अनुच्छेद 60 है। ये पूछा जा सके, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसे याद रखना जरूरी है। जैसे 380 होगा, आगे पढ़ेंगे तुम 380, वो भी इसी के साथ लागू हुआ था। बहुत सारे आर्टिकल जो इस टाइम लागू हुए थे, लेकिन कुछ आर्टिकल ऐसे जो आज अस्तित्व में भी नहीं है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि कौन से आर्टिकल है जो अस्तित्व में भी नहीं है। बस तुम क्या करोगे, इसे पढ़ने जैसे ही पढ़ाओ ना तो तुरंत घटा चक्कर के सारे सवाल लगा ले करो, और यूपीएससी का तो एक भी नहीं छोड़ने करो बिल्कुल भी। आगे चलो, राष्ट्रपति शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ लिखा हुआ ना, राष्ट्रपति शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। और ये बात में जब पढ़ाई थी तुम, जब अनुसूचियां पढ़ाई थी, वहां दिखाई थी शपथ किस। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? राष्ट्रपति का जिक्र और उपराष्ट्रपति का जिक्र अनुसूची में। याद रखिए बात, यह आर्टिकल में राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति की जो शपथ का उल्लेख है वो किसी अनुसूची में नहीं है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये तीन ऐसे ही है जिनका उल्लेख किसी अनुसूची में नहीं है। अनुच्छेद इसका अलग अलग आर्टिकल में दे रखा है इसका जिक्र। समझने की बात है। कौन दिनांगे? सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जो अगर न्यायाधीश उस दिन नहीं है तो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वरिष्ठतम न्यायाधीश है वे शपथ दिलाएंगे। ठीक। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल की राष्ट्रपति कार्यपालन की शपथ लेते, किस चीज की शपथ लेते हैं राष्ट्रपति? आओ, ये लेते हैं संविधान, ये संविधान एवं विधि की परिरक्षण की शपथ। परिरक्षण का मतलब क्या बताऊंगा? संविधान को हम संरक्षित करेंगे, बचाएंगे, वो बात अलग, बताते नहीं बचाते, एक शब्द नहीं निकलता इनके मुंह से। प्रतिरक्षण की भी शपथ लेते हैं, ये काम इसका। परिरक्षण का मतलब क्या हो? संविधान को वास्तविक रूप में बनाए रखना। उसके बाद हमारे पास संरक्षण का, संविधान का नुकसान होने से बचाना, संविधान को बचाने का प्रयास करना। प्रतिरक्षण, संभावित खतरों को से रक्षा करना। अब हमारे पास शर्त है कि क्या हमारे पास शर्त है ना, ये हमारे पास राष्ट्रपति संसद अथवा विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। देखिए इंपॉर्टेंट लिखा हुआ, राष्ट्रपति संसद अथवा विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। अगर है ना, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मान लो तुम लोकसभा के अंदर बैठे, चलो मान लो यहाँ का एक नेता मान लो, चलो चंद्रशेखर को ले लो,
चंद्रशेखर कौन सी पार्टी का, आजाद समाज पार्टी का, वो इस टाइम सांसद है नहीं है, और सांसद तो नगीना था सांसद, वो कल को चुनाव लड़ना स्टार्ट कर दिया राष्ट्रपति का, लड़ लिया तो पहले से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। समझने की बात है, अगर अपने पद से इस्तीफा देगा तब जाकर इस पद पर बैठ सको। चाप लिखा हुआ, अगर तुम कोई विधायक भी हो ना कहीं के भी, मेरे यहाँ का फुरकान अहमद है, मेरे पड़ोस का फुरकान अहमद, अगर ये कल को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना स्टार्ट कर दे तो इसे विधायक के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। बात समझने की बात है। हाँ, पद ग्रहण कर, यहाँ लिखा हुआ राष्ट्रपति संसद एवं विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते यदि वह सदस्य है चुनाव लड़ लिया उसने, और जैसे चुनाव लड़को बन चुका है, अब बनने के बाद बेटा जाओ तुम पद ग्रहण करते ही इस्तीफा देना पड़ेगा, वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी, विधायक नहीं रहने का, ना सांसद रहने का। राष्ट्रपति के पद वे सदस्य प्राप्त करते हैं इन लाभ का पद नहीं प्राप्त कर सकता। लिखा हुआ ना, राष्ट्रपति के पद पर जाते कोई लाभ का पद नहीं प्राप्त कर सकता। मतलब राष्ट्रपति बन गए तुम दुनिया की, तो तुम लाभ का पद, कोई तुम जाकर सेक्रेटरी बना दे किसी का, सेक्रेटरी बनने के साथ साथ तुम एक काम कर दे, राष्ट्रपति बनने के बाद तो उन्होंने कहा मैं तू आईएएस की नौकरी दे रहा है। फिर भी ऐसे कोई मेंटेलिटी खराब हो, इसकी वजह से राष्ट्रपति बना दिया, कल को कह रही तो आईएएस बनना चाह रही हो, क्या पता किसी की मेंटेलिटी ठीक नहीं है। तो मोदी के साथ देखा है, मोदी के साथ जो लोग रहते हैं, मोदी के साथ जो गार्ड रहते हैं, रोज उनका आईक्यू टेस्ट हो, पता लग रहा है उसके दिमाग में सड़क चढ़ रही, कल उठा था पता, तो रोज टेस्ट हो उनका, जो नेताओं के साथ रहते, खाना भी टेस्ट होगा, उनकी बॉडी भी चेक होगा पूरा, नार्को टेस्ट हो उनका डेली। क्योंकि इंदिरा गांधी के साथ जब तक इंदिरा गांधी को मारा था ना, तब तक स्ट्रिक्ट रहा। राष्ट्रपति को बिना किराए का निवास प्रदान किया जाएगा, राष्ट्रपति को बिना किराए का निवास भी दिया जाएगा। अगर देखो और क्या क्या लेके रखे हैं। उनकी परिलब्धियां, वेतन, भत्ते, विशेष अधिकार, उनका वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे, विशेष अधिकार संसद निर्धारित करेगी उन्हें क्या क्या मिलेगा। पार्लियामेंट बताएंगे, पार्लियामेंट कानून बनाएगी, संसद के अंदर कानून बनाने वे बताएंगे कितनी तनख्वाह मिलेगी। हाँ, संसद भी कानून बनाते वक्त एक बात याद रखो कि उस न पूर्व तिथि तक लाभ दिया जा सके, हानि दी जा सकती। सही बात है, अगर आपको उनका वेतन पहले 20,000 था ना, आप 20 था ना, उसका वेतन बढ़ाकर 25 कर सको बेटा, उसका वेतन 18 नहीं कर सकते तुम, ये कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ लिखा हुआ। बढ़ाओ, उनका वेतन बढ़ा सको, हानिकर परिवर्तन नहीं कर सकते, लाभ वाले परिवर्तन कर सको, ये भी इंपॉर्टेंट बात। अनुच्छेद 59 में कार्यकाल की बात कर लो, 5 और 6 क्या है, 11, जिंदगी बच गए 12, और 12 उसके वजह से समय की बात करो, समय क्या हो, काल हो, नहीं समझ में आया तुम्हारे पास, 5 और 6 क्या हो, 11 जिंदगी बच गए, अब 12 क्या हो, कार्यकाल, कार्यकाल क्या हो, समय। सही बात है, कितने सारे आर्टिकल याद करवा दे मैंने तो। चलो 5 और 4 9, 5 और 4 9 9, 5 और 5 10 विधि। अच्छा, एक बताया था तुम 54 तो बताए थे, 5 और 8 5 और 8 चार्ट, और चार्ट किसे मिलेगी, जिसके अंदर योग्यता होगी। ठीक, और ये हमारे पास 5 और 6 11 बच गए, तेरे तरफ सच में बच गए। वैसे लोग अलग अलग ट्रिक्स बना के याद करें, ठीक है, लेकिन ऐसे जरूर पक्का याद रहे। राष्ट्रपति कार्यकाल सुन लो, राष्ट्रपति कार्यकाल का उल्लेख, राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल का होगा। अगर बीच में चुनाव हुआ ना, राष्ट्रपति मान लो या लड़की राष्ट्रपति बन गई और 2 साल बाद इसकी मौत होगी, तो राष्ट्रपति, अरे मान लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना पड़ेगा, राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति 3 साल के लिए चुना जाएगा, चुनाव 5 साल के लिए होगा। अगले वाला राष्ट्रपति या फिर लड़की राष्ट्रपति बनेगी तो अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनेंगे। देखो लिखा हुआ ना, राष्ट्रपति अपने पद, राष्ट्रपति मान लो या लड़की ने राष्ट्रपति बना दी, या मेरा मूड भरा हुआ, मैं राष्ट्रपति बनना चाहती, इस्तीफा देना चाह रही, किसे सबका जाएगी इस्तीफा, प्रधानमंत्री को, न्यायाधीश को, ना उपराष्ट्रपति को। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है फिर किसे देगा इस्तीफा, जो वहां का वरिष्ठतम सदस्य होगा, उपराष्ट्रपति के बाद लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को। निर्धारित कार्यकाल से पूर्व स्थान नियुक्त होने पर 6 माह में चुनाव करवाने होंगे। सुन लो, राष्ट्रपति की वैकेंसी खाली पड़ी ना, तो 6 माह में चुनाव करवाने पड़ेंगे, और चुनाव 5 साल के लिए होगा। वैसे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल पर, लेकिन उप उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने पर राष्ट्रपति अपने पद से पर बने रहते हैं। छोड़ दो, 57 में, 57 में ये क्या है, 57, 5 और 7 कितने हो, 12 तो याद आएगा, बार राष्ट्रपति को बार भी चुना जा सकता। नहीं समझ में आया तुम्हारे पास, मैंने बहुत सारे आर्टिकल याद करवाए थे, बार यानी राष्ट्रपति चुनाव दोबारा, जो व्यक्ति एक बार चुना गया ना, वो कई बार राष्ट्रपति चुना जा सकता, बार याद रही, 5 और 7 12। चलो दोबारा याद करो तो
54वां तो क्या था? अच्छा 55 में, अच्छा 56 में, 5 और 6 11, जिंदगी बच गया 12, 12 आ गया कार्यकाल, और कार्यकाल कितने साल का हो? 5 साल का। 57 में, 5 और 7 12, 12 12, एक ही राष्ट्रपति, एक जो राष्ट्रपति बनेगा कई बार राष्ट्रपति बन सकता हो। और 60 तक क्या आ जाएगा? शपथ। 60 से आ जाएगा 7 और तुम्हें क्या उसके बाद हमारे पास एक राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है? नियुक्ति, एक ही राष्ट्रपति, बार बार राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, बार बार नियुक्ति किया जा सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़े, 2 बार निर्वाचित हुए राष्ट्रपति, 1952 से लेकर 57 तक 2 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़े और दोनों बार जीते। क्या? हाँ, अनुच्छेद 379 देखिए कितना इंपोर्टेंट है। अंतरिम संसद का उल्लेख अनुच्छेद 379 में, और अनुच्छेद 379 आज अस्तित्व में नहीं है। हेलो, अनुच्छेद 379 आज अस्तित्व में नहीं है। अनुच्छेद 380 में अंतरिम संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति का भी उल्लेख है अनुच्छेद 379 में। अनुच्छेद 379 पढ़ोगे तो अंतरिम संसद का उल्लेख है, 380 पढ़ोगे अंतरिम संसद एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति का भी उल्लेख है। चुनाव करवाया था उन्होंने, दुनिया की वैसे बैठा दिया। कौन किसने करवाया था? अंतरिम संसद में। कहाँ बात लिखी हुई? अनुच्छेद 380 में। कभी पूछ रहे बात राष्ट्रपति से संबंधित है, इसलिए अनुच्छेद 380 खींच कर ले आया है। ठीक, ये 24 जनवरी 1950 को अंतरिम संसद को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था पहली बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था 24 जनवरी 1950 के द्वारा, जब अंतरिम संसद थी पहली बार। 26 जनवरी 1950 को उन्होंने पद ग्रहण किया था। याद रखना बात है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक, आज अम्बेडकर जयंती ना, 61 हमारे पास, बहुत चुन लिया हमने राष्ट्रपति को, अब हटाने का नंबर आ गया राष्ट्रपति को। ठीक, अब बेटा जाओ तुम। ठीक, ये लड़की राष्ट्रपति बन गई, ये लड़की, अब इसे कैसे हटाया जा सके? पता लग रहा है बदतमीजी कर रही है राष्ट्रपति बैठ के, इसे मंच पर पहुंचा दिया है, वहां सिर खड़े होकर सिर में घुसा रही है ऐसा करके। तू कैसे बात का, वहां ऐसा करके दांत दिखा रही कार्टून देख गई थी। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया, अब ये महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट बोलते हैं। महाभियोग जैसे शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए कर रखा है, पूरे संविधान में और किसी के लिए नहीं कर रखा है। इंपोर्टेंट बात है। ठीक, क्या हुआ हो पढ़ तो लेकर थोड़ा बहुत क्या हुआ हो। संविधान में केवल राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का इस्तेमाल किया गया और किसी के लिए नहीं। अच्छा, 56 में लिखी थी राष्ट्रपति महाभियोग से हटाया जाएगा, ये बात 56 में लिखी थी, राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा। अब तो 56 में तो वो भी लिखा होता। अरे एक 56 में बहुत सारी बातें नहीं लिख सकते क्या हम एक ही आर्टिकल में? महाभियोग की ये क्या लिखा हुआ? प्रक्रिया ना, इसका उल्लेख कहाँ से? अनुच्छेद 61 में। टाइम तो तेरा भी खराब चल रहा है। 56 में लिखा हुआ राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा, इतना लिखा हुआ। 61 में बता रखा है महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, हटाएंगे कैसा। आ जाओ। महाभियोग प्रस्ताव केवल संविधान में उल्लंघन के आधार पर लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पता क्या कहते हैं? कई भाषण या कल को राष्ट्रपति बना दी, इसके हाथ में आर्टिकल दे दिए, वो दे रहे संविधान, करीब में संविधान को नहीं मानती, पड़ा सारा संविधान, तो इसके खिलाफ क्या लाया जाएगा? महाभियोग या प्रक्रिया बनाया जाएगा। लाया गया किसी के बाद, किसी के खिलाफ आज तक लाया गया? किसी को हटाया गया? नहीं हटाया गया आज तक किसी को। इतनी हिम्मत भी हुई। समझ में आई बात क्या? KR नारायण नाम सुना है? उनके खिलाफ एक बार कोशिश करी जा रही थी, लेकिन कोशिश करी है। ये क्या हमारे पास संसद, ये क्या है लोकसभा, ये क्या है राज्यसभा। ठीक, लोकसभा राज्यसभा के अंदर अगर प्रस्ताव लेगा ना तुम, हटाना तुम, तो कितने बंदे तुम्हारे पक्ष में होने चाहिए? 2/3 सदस्यों को यहाँ भी पास करवाना पड़ेगा, 2/3 सदस्यों को यहाँ भी पास करवाना पड़ेगा। सही बात है। अभी इम्पोर्ट प्रस्ताव के लिए 1/4 सदस्य चाहिए। अच्छा, पारित होने के लिए अगर बिल पास करवानी है तो बिल पास करवाना नहीं तो चाहिए 2/3 सदस्य लोकसभा के राज्यसभा के अंदर। अगर प्रस्ताव लेकर जाना हो कि इस राष्ट्रपति, तो 1/4 सदस्य साथ में हो कि राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है लड़की, इसे हटाओ यहाँ से। सही बात है।
बहुत जल्दी भगवान से आते हैं। संसद किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है, इसके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। चलो राष्ट्रपति का तरह तो सम्मान है ही, 14 दिन पहले बताया जाएगा सर कि तुझे हटाया जा रहा है, इसकी दिल बजा हटता 14 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी सर। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का भी अधिकार है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये संसद, ये लोकसभा, ये राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मिलाकर 1/4 सदस्य निकाल दो, ये जाएंगे प्रस्ताव लेकर, लोकसभा राज्यसभा 1/4 कितने बैठेंगे, 543 है, 543 में जोड़ लो 245, कितने बैठेगा बताओ, 5 और 3 8, कितने बैठेगा 4 4 8, 5 और 2 7, इसका 1/4 निकाल लो 1/4, 4 तक 8 4 कम 4, कितने बैठेगा उनको 2/33 स्पीड, इधर चले जाएंगे हमारे पास 3, इधर जाके 4 9 36, कितने बैठेगा इधर जाके बताओ 2 बैठेगा इधर 4 7 28, 197 के आसपास बंदे चाहिए जो प्रस्ताव लेके जाएंगे कि अब ना हम राष्ट्रपति को हटाना महाभियोग लाया जा रहा है। बात समझ नहीं, बात इनिशिएट करेंगे, पहल करेंगे। और लोकसभा के अंदर अगर 2/3 सदस्य वोट पड़ गए, लोकसभा के अंदर 2/3 वोट पड़ गए और 2/3 सदस्यों ने यूँ कह दिया कि हाँ ये लड़की राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है, इसे हटाओ, ठीक। राज्यसभा के अंदर अगर 2/3 सदस्यों ने कह दिया कि हाँ ये लड़की सच में राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है, या गई फिर अब बताना पड़ा वहाँ हाथ खड़े कर, मैं इस बिल के पक्ष में हूँ तो बैठ जाए, जिस पक्ष में है वो हाथ खड़ा करे, जो विपक्ष में हाथ बैठ जाए, ऐसे क्या हो। महाभियोग प्रक्रिया संसद के विशेष बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है, याद रखना बात, या जब भी महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाएगी संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, सुन लो संसद के अंदर ही समझ लो, विशेष बहुमत लगाया जाएगा, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी लगाई जाएगी, ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी, स्पेशल मेजोरिटी। महाभियोग प्रक्रिया में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। देखो जब चुनाव की बात आई थी मनोनीत सदस्य तब नहीं भाग लेते, जब हटाने वो किसी को घेरना हो ना तो सब लोग पीछे पड़े जाएंगे, सही बनाना हो तो कोई साथ नहीं देता, तो याद रख सको तुम। राज्य विधान जब चुनने की बात आई थी, जब सिलेक्ट करने की बात आई थी, तो राज्य की जो विधानमंडल के विधायक थे वे चुनाव में तो आए थे, लेकिन हटाने की बात है, एक काम करो यार तुम इतने दूर क्या करोगे आगे, एक काम करो तुम वहीं बैठो, चक्कर तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, जाओ ध्यान दो जनता पर, बनाओ जनता का बेवकूफ बनाओ तुम, जाओ। राज्य विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। कौन हो तुम, जी मैं पुरकान विधायक हूँ, हम महाभियोग प्रक्रिया अपनाए जा रही है, तो मुझे क्या लेना देना, जब संविधान में लिखा हुआ नीचे देख सेट में कि जब हटाया जाएगा तो मेरा तो कोई काम नहीं है उसके अंदर, हाँ तो बस ठीक है भाई, विधायक का तो कोई काम नहीं है, विधायकों का कोई काम नहीं है, जब हटाने का नंबर आ जाएगा। महाभियोग प्रक्रिया में याद रखना बात, एक सदन महाभियोग प्रस्ताव पारित कर दे, एक सदन लोकसभा के अंदर तो पारित होगा, पता लगा वो राज्यसभा के अंदर गया और उसने इनकार कर दिया, तो जो महाभियोग की प्रक्रिया थी ना वहीं रुक जाएगी, राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, लिखा हुआ ना, इनकार कर दे प्रस्ताव समाप्त हो जाता है। तो इस संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक भी नहीं बुला सकते तुम। ये इंपॉर्टेंट लाइन यही पूछी जाएगी तुमसे पेपर में दुनिया की, क्योंकि संयुक्त बैठक कौन बुलाओ, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया बना रहे तुम, तो समझ बात है। संयुक्त बैठक का भी प्रावधान नहीं है, अगर कभी ऐसा होने लगा ना किसी राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक बुलानी तो संविधान को उल्लंघन कर दिया उसने, फिर मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां, ये पढ़ाने की मुझे आज तुम्हें पता लग गया क्या है, ठीक। वो पिछली वाली इस तरह डिवीजन करवाई ताकि वो समझ में आ जाए। अब यहाँ पक्का भर भर का सवाल है, ये सवाल है सारे सिविल सर्विस के, वनडे एग्जाम में पूछे जाओ वहां का सवाल। अब ये सवाल ध्यान से समझना, और मेंस का भी टॉपिक है, क्या होगा ये हमारे पास राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट। अब राष्ट्रपति की शक्तियां 3 प्रकार की हमारे पास। अब राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, राष्ट्रपति कार्यपालिका में क्या क्या शक्तियां, कितनी पावर है राष्ट्रपति, कार्यपालिका को क्या क्या कह सकता हो। जब भी मैं कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की बात करता हूँ तो तुम एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या जानते हो, हमारी मंत्रिपरिषद के अंदर 24-25 के आसपास मंत्री, उनके डिपार्टमेंट के भी लोग जो वे भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। जो विधेयक बनाया गया, कानून बनाया गया,
उसका पालन करवाने का काम जिन लोगों का है ना, वो सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, चाहे वो ग्रुप डी का ही आदमी क्यों ना हो, समझ गए? क्योंकि कानून का पालन तो वो भी करवा रहा, चाहे वो डीएमई क्यों ना हो, वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और इससे संबंधित राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां, वे सारी शक्तियां कम से कम 10 लाइन बच्चे के याद होनी चाहिए, पक्का 100%। अब देखते हैं 10 लाइन तुम याद कर सकते हैं या नहीं कर पाते। अगर तुम 10 लाइन याद रख कर दिमाग में रखते हो, उससे संबंधित आर्टिकल चाहे भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी 10 लाइन पक्का होनी चाहिए कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां हो, एग्जीक्यूटिव पावर क्या हो, किसकी, प्रेसिडेंट की। ये तो 10 लाइन याद होनी चाहिए। और 10 लाइन इसकी व्यवस्थापिका विभाग, इसका मतलब है विधायी पालिका से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका क्या कहते हैं कार्यपालिका को, इस वर्ड को देखना एक बार। व्यवस्थापिका कार्यपालिका कहते हैं, इसे कहते हैं विधायी पालिका से संबंधित शक्तियां। विधायी पालिका से संबंधित शक्तियां हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी समझाएंगे। विधायी पालिका मतलब विधेयक पास करवाना हो, बात लोकसभा की हो, राज्यसभा की हो, उनके अध्यक्ष की हो, उनके उपाध्यक्ष की हो, चुनाव करवाने की हो अंदर, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाने की हो बात हो, इससे संबंधित बात हो। जब भी मैं बात करूंगा ना एग्जीक्यूटिव पावर से संबंधित बात करूंगा, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा, अच्छा अभी हम ये कार्यपालिका संबंधित शक्तियां पढ़ रहे, और भाई जी ने कहा था कि हमें 10 लाइन याद करनी, तो वैसे मतलब 10 लाइन रट्टा मार लेंगे अच्छी तरह, ताकि हमारे मेंस के अंदर लिखने में काम आ जाए। 10 लाइन इसमें से रट्टा मार लेंगे, 10 लाइन इसमें से स्वाहा, ये राष्ट्रपति तुम्हारा खत्म हुआ, समझ गए? और ये इसके अंदर प्री के अंदर भी इसमें से फैक्ट पूछे जा भर भर का, जैसे 53 आ गया यहाँ, 53 हमने पीछे नहीं पढ़ा, 53 यहाँ कवर हो जाएगा हमारे पास। राष्ट्रपति न्यायपालिका से संबंधित शक्तियां, जुडिशियरी से पावर है, जैसे हमारे पास अनुच्छेद 72 होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी ना, तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान याचिका हो, एक प्रकार की क्षमादान याचिका 72 में लिख रखी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, सही बात है, पता लग गया ऐसे लड़की को उसकी सजा सुना दी, इसे लड़की को मौत की, फांसी की सजा सुना दी, फांसी की। चुपचाप सुन लो ना बैठ कर, राष्ट्रपति फिर माफ कर देगा। तेरे में ग्रुप डी के लक्षण है, सगुन बनाओ राष्ट्रपति, इसका कद भी है अलग, मेरे राष्ट्रपति जैसी अलग अलग पर्सनालिटी भी है इसकी। 2 महिला राष्ट्रपति बनी आज तक, देश के अंदर इतनी बुरी हालत है। प्रधानमंत्री की बनी, और जिसे प्रधानमंत्री बना तो उसे इतना क्रिटिसाइज करते हैं, इतना क्रिटिसाइज करते हैं, बेचारा कोई प्रधानमंत्री बनना सोचने का भी। फटाफट देखो 33 स्पीड पे, राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, इंपोर्टेंट लाइन, जैसे मैं 5 लाइन में पंचों पांचों सुन लूंगा, साधारण भाषा में याद रखनी ताकि लिख भी सको, ठीक। राष्ट्रपति हमारे पास, राष्ट्रपति कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, ये एग्जीक्यूटिव पावर रिलेटेड प्रेसिडेंट की पावर है, एग्जीक्यूटिव जो पावर हो वे है, सही बात है। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब एग्जीक्यूटिव पता लग चुका कौन कौन आता, नीचे के धरातल तक जो कानून का पालन करवाने वाला व्यक्ति होगा, प्रधानमंत्री तक, वो सारा एग्जीक्यूटिव पावर का पार्ट होगा, ये कार्यपालिका संबंधित। अब मैं जो भी बात करूंगा ना, तुम सोचना ये बात यहाँ क्यों लिखी कार्यपालिका से संबंधित, तुम ये सोचना, तुम सोचना जो यहाँ बात समझाने जा रहा हूँ मैं, यह बात इस तरह रिलेट कर रही नहीं कर रही, अगर कर रही ना, यह बात जरूर याद रखना, समझना की बात है, क्योंकि पेपर पता क्या सवाल पूछेगा, राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों में निम्नलिखित में विचार कीजिए। और जब तुम्हारा सवाल पूछेगा तुम बता रहा, यह बात कार्यपालिका से संबंधित है ही नहीं, क्योंकि जब तुम कार्यपालिका ही नहीं पता क्या हो, कार्यपालिका का मतलब क्या हो, ये मोदी जी है, हाँ मोदी जी है, तुम कौन में स्वास्थ्य मंत्री, तुम कौन में फलाना मंत्री, तुम कौन है कपड़ा मंत्री, तुम कौन है एमएसएमई मंत्री, 24-25 मंत्री, ये मंत्रालय उनके डिपार्टमेंट के लोग, फिर उसके नीचे वाले, उसके नीचे वाले, उसके नीचे वाले, ये सब एग्जीक्यूटिव का हिस्सा कार्यपालिका, मुख्य रूप से मैंने मंत्रिपरिषद ही मानना, समझ की बात है। राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों का उल्लेख 2015 वाला सवाल पीटी में, इससे स्पष्ट उल्लेखित है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेंगे। राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां, या तो स्वयं करेंगे, अगर स्वयं चढ़ रहा हो ना बुखार, किसी व्यक्ति को बैठा देंगे, जैसे पटवारी हो ना, पटवारी मैंने बताया था, मैंने कहा पटवारी का फॉर्म आ रखा, पटवारी का फॉर्म भर लिया, ये लड़की कल को पटवारी बन जाती है, तो पटवारी की तनख्वाह 40-50 हजार के आसपास, 10,000 रुपये में एक व्यक्ति छोड़ दिया वहां से, बाकी अपने 7-8 दिन घर पड़ी हुई, एक दिन बस आज अटेंडेंस लगा रहे, आपने सारे साइन करा हुआ 7 के 7 दिन के, ऐसा कर सकते हो, क्यों नहीं रख सकते? ऐसे ही व्यक्ति जिसे जानकारी है, ये सारी जानकारी से कंप्यूटर सब चलाना हो, लेखा जोखा रख सका, ऐसे ही कर, यही तो फायदा उस पटवारी की जॉब का, इसलिए पटवारी का फार्म हमारा आराम से भर दियो बड़े प्यार के साथ। तेरे है तेरे नहीं भर दिया फार्म, तेरी कितनी है? ग्रेजुएशन हो रखी है, बहुत बढ़िया, तेरे को बैकने के लिए हो रही है तो। अच्छा, फाइनल रिजल्ट आ रखा है, फाइनल भर दे,
फाइनल रिजल्ट आ रखा है ना, फॉर्म भर दो। फाइनल में नंबर दे रखे, उसे छोड़ दो। 5 6 के दे रखेगा नंबर, भर दो फॉर्म, भेज दीजिए वो। अब वो लगा देंगे एफिडेविट। फॉर्म भर दो तू, मैं देख लूँगा। भेज दीजिए को फॉर्म भर। डिग्री मांगने वहाँ छठे छठे साल मतलब क्या है, भेज दीजिए को छठे। हाँ तो बस फिर क्या दिक्कत है। हाँ भर फॉर्म दे। तो धोखे से मिस्टेक एफिडेविट लग जाना कि गलती तो मिस्टेक इतनी होगी थी, क्योंकि बाद में जोड़ेगा ना कि छठे सेम में, ठीक है, तो बाद में जाके वो इसका एफिडेविट लग जा। इसीलिए फायदा तुझे पड़ता है, बस तैयारी कर। मौज मार। 18 की भी है वो तो, पता लग चुका है इसमें क्या समझाया तुमने। ये पहली बात याद रखना, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां होगी ना, वो अपनी शक्तियों का उपयोग या तो स्वयं करेगा या अपने द्वारा जो अधीनस्थ अधिकारी होगा उनके माध्यम से शक्ति का उपयोग करता है। बोला लिया कि भाई मुझे तो बुखार चढ़ रहा है तो मेरे नाम में साइन कर आ जाएगा। 74 में चले जाओ, ये राष्ट्रपति सलाह देंगे, राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं मंत्रिपरिषद से, सही बात है, मंत्रिपरिषद से सलाह सकते हैं किसी भी विषय में, और मंत्रिपरिषद जो सलाह देगी राष्ट्रपति को, ठीक, उस सलाह को ये मानेंगे या नहीं मानेंगे, वह अनिवार्य होगी या नहीं होगी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कल को बार बार जो सुप्रीम कोर्ट ये बिना लोकसभा चलाए, बिना राज्यसभा चलाए ऑर्डिनेंस पास करवाते हैं, बिना बिल पास करवाते हैं, कानून बनाते हैं, इस बात को लोकतंत्र की हत्या माननी जावा किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। और राष्ट्रपति फटाफट साइन करवाना स्टार्ट कर देंगे। राष्ट्रपति को देगा, कैबिनेट बैठती 5-6 बंदों की, मोदी जी और अमित शाह और 2-3 मंत्री और पीयूष गोयल होगा और एक किरण रिजिजू होगा, 4-5 मंत्री बैठ गए आपस में, बैठकर उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, वक्फ बिल बनाते हैं, और वक्फ बिल बनाकर उस पर लोकसभा नहीं चलाते ना राज्यसभा चलाते, वहाँ तो बहस होगी, ये बिल पर बार बार वोट डाल लेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 123 पावर दे ना, और उस पावर के अनुसार उन्होंने क्या करा, बिल बना दिया, बिल बनाकर राष्ट्रपति को भेज दिया। राष्ट्रपति को पता है बदतमीजी तो कर ही रहे हैं, बिना लोकसभा के, बिना राज्यसभा के। इंदिरा गांधी ने बहुत करा इस तरह, याद रखना बात है, ठीक। उन्होंने पता नहीं बदतमीजी करे हैं, जब बदतमीजी करेंगे तो बिल किसके पास जाएगा, बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब सवाल है हमारे पास, ठीक, वो बिल पर वे साइन करेंगे या नहीं करेंगे, एक तो तरीका ही होगा, ठीक। ये बात आगे भी आ गई, हम राष्ट्रपति की बात समझ रहे, कार्यपालिका समझ रहे, और वो कार्यपालिका जो 4-5 बंदे बैठे हैं कार्यपालिका के लिए, समझ रहे ना बात में क्या कहना है, कुछ कर रहा हूँ, ठीक। अगर कल मान लो देश के अंदर कोई भी मुद्दा छाया हुआ, किसी भी मुद्दा, वक्फ बिल छोड़ दो, देश के अंदर मणिपुर का मुद्दा छाया हुआ, मणिपुर के अंदर चर्चा क्यों नहीं कर रहे, राष्ट्रपति को कल को कहा गया, राष्ट्रपति ने कहा प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद के अंदर, यार ना तुम ना चर्चा करो, पता किस पर, मणिपुर पर। अब मणिपुर के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, समझ बात है, तो मणिपुर के बारे में जानकारी ले सकते हैं किस तरह, मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद का हेड कौन हो, प्रधानमंत्री हो। जितना दिखा रखा है ना मैंने राष्ट्रपति का लिख के यहाँ से, इतना तो कुछ भी पालन नहीं होता, लिखे बता कुछ तो कितनी शक्ति और राष्ट्रपति के पास, देखो कुछ नहीं होता समझ। लेकिन राष्ट्रपति के पास सच में ऐसी शक्ति थी, इंदिरा गांधी ने और भी कमजोर कर दिया राष्ट्रपति पावर को। कैसे, इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन करा, उसने कहा राष्ट्रपति और मंत्री जी जो भी मंत्रिपरिषद सलाह देगी, मंत्रिपरिषद का हेड कौन, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो भी सलाह देंगे, उस सलाह को राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य होगा। ये तो रबड़ की मोहर होगी एक प्रकार से, सही बात है। ये कैसा मतलब कैसे ऊपर तो तुम शासक बना रहे एक प्रकार, इस सलाह को मानना, पहले नहीं मानना अनिवार्य है था, राष्ट्रपति उस बात को मान भी नहीं सकते थे, कुछ भी सलाह देंगे, अब मानना, साइन करो, चलो साइन करो, बिना लोकसभा बिना राज्यसभा के साइन। सलाह क्या करे, कौन सा संविधान संशोधन 42वां, 76 में करवा, इनकी सलाह को अनिवार्य कर दिया राष्ट्रपति के। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां 1978 में, उसके 78 में क्या कहा, केवल पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, एक बार जो राष्ट्रपति को सलाह देगी तो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। जैसे हम ऑर्डिनेंस वाला बिल की बात बता रहा हूँ, अनुच्छेद 74 के तहत पता क्या रखा, राष्ट्रपति के तहत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता चाहिए, सलाह चाहिए, किससे चाहिए, मंत्रिपरिषद। जब भी मंत्रिपरिषद की बात करो ना, मोदी जी और उनके सारे मंत्री, अपने दिमाग में सलाह करो, मोदी जी और उनके सारे मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कपड़ा मंत्री, और ये दूसरा वाणिज्यिक मंत्री, और ये रेलवे मंत्री, सारे मंत्री टोटल जितने मंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य रूप से कौन, प्रधानमंत्री का उल्लेख है, प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, इनका उल्लेख है। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए
क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। यह बात कहाँ लिखी हुई, 74 के अंदर लिखी हुई। और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा। समझ में आई बात है। तो मुख्य रूप से राष्ट्रपति वही करेगा। लेकिन मैं तुमसे नहीं पूछना चाह रहा, मैं ऊपर की दोनों बात पूछना चाहता हूँ तुमसे। भले तुम 53 याद रहा है ना रहा, 74 याद रहा ना रहा, इनके अंदर लिखी हुई बात पक्का जानी चाहिए, क्योंकि मेंस के अंदर दोनों पॉइंट पक्का लिखने पड़ेंगे। और यूपीएससी के अंदर प्री के अंदर ये सारे पॉइंट पूछे जा। अब बताओ दोनों बात याद हुई क्या? पहली बात क्या थी? चलो, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां होगी वो उनका उपयोग या तो स्वयं करेगा या अपने द्वारा जो अधीनस्थ अधिकारी होगा उसके माध्यम से करेगा। पहली पॉइंट याद होगा। 74 में क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति एक मंत्री परिषद का उल्लेख करता है। वह मंत्री परिषद ना सहायता और सलाह देने का काम करेगी राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर। दो बात याद होगी। हेड उसका प्रधानमंत्री होगा। अब यहाँ कुछ बदलाव भी है, इस बात में कुछ बदलाव भी है। जो बदलाव वैसे समझ लो। अनुच्छेद 42 संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद का परामर्श अनिवार्य कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन करा और 1976 में मंत्रिपरिषद का जो परामर्श होगा, सलाह होगी, इसके लिए राष्ट्रपति के लिए क्या कर दी गई? अनिवार्य कर दी गई। ठीक है, मान लीजिए। अच्छा, 44वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? 1978 में। इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति को सलाह दी गई, मंत्रिपरिषद की सलाह किसे दी गई? राष्ट्रपति को दी गई। उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इस तरह बहुत बिल पास करवाए उन्होंने, याद रखना बात। के आर नारायण थे, मैंने कहा था नहीं के आर नारायण का नाम, वो तो स्ट्रिक्ट राष्ट्रपति थे। ऐसे होने चाहिए राष्ट्रपति। सच में ही बात है। इनके समय में तो तुम्हारा उत्तराखंड बना है 97 2002 के बीच का बात। के आर नारायण ने देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो 2 अलग अलग मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता पुनर्विचार के लिए भेजा था। मंत्रिपरिषद की सलाह को दोबारा भेज दिया पुनर्विचार के लिए। इंपॉर्टेंट बात, 2 ही पॉइंट याद करवाया मैंने तुम्हें। एक तो ऊपर पहले वाला कि राष्ट्रपति अपनी शक्ति का उपयोग या तो स्वयं करेगा या उसके द्वारा जो अधिकारी होंगे उनके माध्यम से करेगा। ये बात लिख भी सकते हो तुम। दूसरे नंबर की मैंने तुम्हें बात बताई है कि राष्ट्रपति के लिए ना एक मंत्रिपरिषद होगी, उस मंत्रिपरिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा और जो मंत्रिपरिषद ना वह सलाह देने का और सहायता देने का काम करेगी किसे? राष्ट्रपति को। दोनों बात आसान भाषा में याद होगी। और मैंने कहा ना इसमें कुछ बदलाव भी है। 44वां संविधान संशोधन करा, सॉरी 42वां 1976 में करा, 76 में कर देगा। प्रधानमंत्री के पास जो सलाह दी जा रही है उसे ना प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिपरिषद के द्वारा जो सलाह दी जा रही है इस राष्ट्रपति को, उसे अनिवार्य कर दिया गया, वो माननी पड़ेगी, बाध्यकारी हो गया एक प्रकार से। लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके क्या कहा गया कि हाँ ना थोड़ा लिबरल बनाया गया और इसने एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। के आर नारायण 97 से लेकर 2000 तक देश के ऐसे राष्ट्रपति है 2 अलग अलग मामलों में इन्होंने मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजा था। वे दोनों मामले पता क्या थे? दोनों मामले के आर नारायण ने 2 बार राष्ट्रपति को जो सलाह दी गई थी मंत्रिपरिषद के द्वारा उन्हें पुनर्विचार के लिए भेजा था। वे दोनों मामले पता क्या थे? बहुत डेंजरस मुद्दे थे, सर्च करो तो देखना पता किससे रिलेटेड थे। और सरकार को ना चौंका देता उस टाइम पे मीडिया में, धड़ 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 पूरी मीडिया के अंदर के आर नारायण का नाम बजेगा। किसी ने आज तक करा ही नहीं आता। कुछ भी अलग कर दो तुम, ठीक है, तुम करो घर से भाग जाओ। एकदम फेमस हो जाओगे, नहीं जाओगे, अलग करो ना कुछ। कुछ नया नया क्या करेगी? छत चढ़ गई चबूत जा। यूपीएससी के अंदर एक रैंक लिया हिंदी मीडियम तो अब ठीक है। हाँ, और क्या कह सकते हो? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। तुम्हें लग रहा है जितनी भी बातें बता रहा हूँ प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद तो प्रधानमंत्री तो मंत्रिपरिषद बता रहा हूँ, तो ये तो कार्यपालिका शक्ति है, यही तो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां। मैं ऐसी बात करूंगा जो इससे रिलेटेड होगी और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी लिखी हुई होगी। वाओ, पनीर बनाया। अगर किसी बच्चे को पनीर खाना हो तो अपने घर जाना। कितनी बात बताई मैंने तुम्हें? 2। तीसरी बात 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। वाओ, व्यवहार में पता क्या हो? लोकसभा में बहुमत दल के देता। इंपॉर्टेंट बात है भी समझो। तीसरी बात बताने जा रहा हूं मैं, एकदम तुरंत सुन लूंगा। लोकसभा 543 बंदे, राज्यसभा 245 बंदे, भाड़ बजा लो राज्यसभा। ये कौन है लोकसभा? क्योंकि लोकसभा से चुन का आगा प्रधानमंत्री
543 बंदों में चुना जाएगा, उसमें जिसके पास बहुमत होगा, जिसके पास बहुमत होगा। अभी चुनाव हुए थे 24 के अंदर, 2024 के अंदर चुनाव हुए, तो चुनाव होने के बाद बीजेपी धड़कन होगी, 240 सीट है इनके पास कुल, और दूसरी पार्टी को समर्थन मिला, बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए। अब बहुमत नहीं प्राप्त कर पाए ना, तो राष्ट्रपति पता क्या सोचते फिर, ना तो इस पार्टी के पास बहुमत है ना उस पार्टी के पास, तो राष्ट्रपति के पास इतना विवेक, वे जिसे चाहो उसे फिर प्रधानमंत्री चुन सकते थे। अब सोच लो, आज तक मौका है नहीं ऐसा, लेकिन दूसरी पार्टी के इसको खुद को भाग जा, विवेक है उनके पास, इतना खुद का स्व विवेक है, पावर है, वो प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। और प्रधानमंत्री किसका अंग हो, कार्यपालिका का, तो ऐसी यह बात किससे संबंधित होगी, कार्यपालिका संबंधित होगी। बात समझ में आई है। तो राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, यह बात 75 में लिखी हुई कार्यपालिका संबंधित शक्तियों में। कितनी बात बताई मैंने तुम्हें, 3, मुझे लगो ऊपर की दोनों भूल गए। ऐसा क्या है तो पहली बात क्या थी, कार्यपालिका संबंधित शक्तियों का उपयोग है तो खुद करेंगे या अपने द्वारा अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से करते हैं। दूसरी बात, एक मंत्रिपरिषद होगी सलाह देने के लिए, 2 बार बदलाव हुआ उसमें, ठीक है। एक राष्ट्रपति भी ऐसे जिन्होंने 2 बार पुनर्विचार के लिए भेजा दिया, तो ये तो याद हो गया। तीसरा पॉइंट बताओ, चलो तीसरा पॉइंट, नियुक्ति कर सकते हैं। और लोकसभा में जिसके पास बहुमत होगा, भाड़ में जाओ राज्यसभा, लोकसभा में जिसके पास बहुमत दल होगा, बहुमत दल राजनीतिक दल की बात चल रही है, पॉलिटिकल पार्टी की बात चल रही है, जिसके पास उसके नेता को नियुक्ति करने का काम, उसे प्रधानमंत्री बनाने का काम किसका होगा, राष्ट्रपति का। वाह, कितनी बात याद होगी, 3। यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो वह राष्ट्रपति का स्वविवेक से कार्य करते हैं, नहीं मिलता तो देखो स्पष्ट स्वविवेक से कार्य करते हैं, सच्चा प्रधानमंत्री बनाए। 75 में देखो क्या लिखा हुआ, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें 75 में तीसरी बात में जोड़ रहा सर, जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और प्रधानमंत्री के द्वारा जो बताए जाएंगे मंत्री कि इसे आप ये मंत्री बनाओ, कपड़ा मंत्री, इसे MSME ये मंत्री बनाओ, ठीक, इसे आप स्वास्थ्य मंत्री बना दो, ये प्रधानमंत्री बताएंगे राष्ट्रपति को, और फिर उनकी नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति का होगा। और राष्ट्रपति नहीं करने के ना, तो अपने द्वारा जो अधीनस्थ अधिकारी हो उनके माध्यम से फिर नियुक्ति करवाने का काम करते हैं, प्रोटोटाइप स्पीकर के माध्यम से। सबको थोड़ा राष्ट्रपति शपथ दिला देंगे इतने सारे बंदों को, अगर वे थक भी जाए तो फिर उनके द्वारा एक प्रोटोटाइप स्पीकर नियुक्त करा जा, लोकल तरीके से एक व्यक्ति हायर करेगा। सही बात है, जिसे वे चाहते हैं। बात समझ आई बात है। उन्हें शपथ दिलाने का कार्य करते हैं, यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इतनी बात बताओ मैंने, तुम 3 बात समझ में आई। पहले में राष्ट्रपति अपनी शक्ति का उपयोग स्वयं नहीं करता, स्वयं तो कर सकता, अपने अधीनस्थ अधिकारी हो। दूसरी बात बताई थी मैंने तुम्हें, इनके लिए एक मंत्रिपरिषद भी हो सलाह देने के लिए, अरे प्रधानमंत्री भी होगा। मंत्रिपरिषद का जो है, सुन तो लो, 74 की बात थी, 75 में क्या क्या रखा है, एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, और जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी मंत्री होते हैं उनकी भी नियुक्ति करने का काम ये करते हैं। समझ नहीं बात है। और तो और शपथ भी दिलाते हैं, आ जाओ शपथ की बात करें। नियुक्ति तथा उन्हें शपथ दिलाने का काम करते हैं, कौन दिलाते हैं शपथ, राष्ट्रपति। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ही बनाएंगे किसे कौन सा मंत्री बनाना, ये प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार है। 75 जब प्रधानमंत्री बढ़ेंगे तभी 75 को पढ़ेंगे, तो याद हो जाएगा। वो आ रही समझ में। ये 77 हमारे पास, इसे पता क्या लिखा हुआ, लोकसभा हुई, राज्यसभा हुई। लोकसभा के अंदर क्या होना चाहिए, कितनी देर मीटिंग चलनी चाहिए, कितनी देर बंदे बांटने चाहिए, कभी ना चाय मिलेगी, कब कॉफी मिलेगी, कब नाश्ता बनेगा, क्या क्या किस किस के कार्य होंगे। जो बराबर में 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं क्या करेंगे, इन्हें कितनी देर तक ड्यूटी पर रहना, सही, ये तो बहुत सारे काम होंगे ना इसके अलावा भी। अब जब वहाँ लोकसभा का स्पीकर बैठेगा उसके सामने कौन से फर्रे आएंगे, पता लग रहा है उसके सामने उल्टी सीधी बुक पढ़ा कर प्रगदीप साहब ने ठहर, स्क्रीन पर क्या चल रहा होगा, कितना मीडिया वाले कितने आगे बाहर ऊपर खड़े होगा जो मीडिया को कवर करेगा वहां से, ये तो नियम, इसके भी तो नियम तय होंगे। राष्ट्रपति लोकसभा के स्पीकर के साथ मिलकर और राज्यसभा का जो स्पीकर होगा उनके साथ मिलकर कार्य आवंटन के नियम बनाने का काम करता। यही है क्या, मंत्रियों के बीच, ये तो विभागों को बंटवारा होगा, कार्य आवंटन के नियम बनाया जाए आगे इस बात पर। कार्य तो मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के संदर्भ में कार्य आवंटन के नियम बनाते हैं कि कौन कौन से मंत्री के पास कौन कौन से विभाग जाएंगे, ये तय कर रहेगा। और उनके लिए नियम बनाने का काम किसका होगा, ये भी राष्ट्रपति का होगा। तुम मुझे लगा ऊपर के सारे बात भूल चुके लिख कर। चलो शुरू से बताओ एक बात, 10 लाइन यहाँ चाहिए मुझे।
हाँ उसके बाद इम्पोर्टेंट बात, जब किसानों का बिल था ना, अभी सरकार 3-4 बिल ले गई थी 2021 के बाद, 2-3 बिल ले गई थी किसानों से संबंधित, और किसानों ने बहुत पंगा करा वहाँ। कोरोना में बेचारे वहाँ पड़े रहे, सिंगू बॉर्डर पर पड़े रहे। हरप्रीत कौर करके ऐसे एक मंत्री थी बीजेपी की सरकार में, पता क्या हुआ? इस्तीफा दे दिया उसने, पंजाब की थी ना वहाँ, इस्तीफा दे दिया। ऐसे हो मंत्री, मुझे कह रही पता मोदी को, मुझे नहीं आना तेरी इसमें मंत्रिपरिषद में। अच्छा, उसने कहा मुझे तुझे नहीं आना मंत्रिपरिषद में, और इस्तीफा पता फिर किसे दिया? वो इस्तीफा किसे सौंप जाएगी? राष्ट्रपति को। वाह, ये तो राष्ट्रपति से संबंधित बात आएगी। हाँ, यही तो कार्यपालिका संबंध। किसी भी मंत्री को आज के बाद अगर इस्तीफा देना होगा, वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपने का काम करते हैं। बात समझ आई? बात ये सारी बातें तुम्हें याद रखनी। इसी का तो खेल, अगर तुम शुरू की बातें याद नहीं रख पाए, यहाँ तक नहीं पहुंचते तो तुम्हें मेंस के लिए नहीं बनेगा। और जो याद, जो इसके याद है ना, पक्का और लिख देगा, वो मेंस के लिए बना हुआ। लिखते वक्त तो सारी भाषा निकल कर चली आओ। संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। 2014 में पूछा हुआ। संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार कि जितने भी काम करे जाएंगे, राष्ट्रपति केवल नाम से करेंगे, केवल नाम से, इसीलिए नाम मात्र का प्रमुख हो राष्ट्रपति। देश के प्रशासन एवं मंत्रिपरिषद के निर्णय की जानकारी राष्ट्रपति ले सकते हैं। राष्ट्र 78 में लिखी हुआ क्या लिखा हुआ? देश के प्रशासन एवं मंत्रिपरिषद की निर्णय की जानकारी। मंत्रिपरिषद ने फैसला क्या लिया? अरे मोदी जी कर क्या रहे हो, मुझे बता तो दो, प्रशासन कैसा चल रहा है, जानकारी ले सकते हैं, बाध्यकारी कुछ नहीं है। संघ सरकार के कार्यकलाप की तथा विधि प्रस्तावना संबंधी प्रधानमंत्री जानकारी ले सकते हैं। याद रहेगी बात। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ रबर की सच में मोहर एक प्रकार का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी भी विषय पर चर्चा के लिए कह सकते हैं, किसी भी विषय पर। मणिपुर मुद्दे वाले पर चर्चा करो, कहा ही नहीं राष्ट्रपति ने, क्योंकि पता ना राष्ट्रपति को बनाने में किसका योगदान? प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति अनुच्छेद 78 जो मैंने तुम्हें बताया, राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के बीच में एक पुल का काम करता हो अनुच्छेद। ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंधों को भी प्रदर्शित करता है। ये इंपॉर्टेंट बात अभी 4-5 लाइन में तुम्हारे याद करवाना चाहता हूँ। ठीक, 78 पा चुके। मैं चाहता हूँ तुम किसी न किसी कीवर्ड से याद रखो। जब मैं कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों पर लिखने चलोगे, डायरेक्ट पेपर में सवाल भी आते हैं पीटी में यहाँ से, तो तुम पहले नंबर बताओगे कि राष्ट्रपति, यार 53 में लिखी हुई, राष्ट्रपति अपनी शक्ति का उपयोग स्वयं तो करे ही, अपने द्वारा अधीनस्थ किसी अधिकारी के माध्यम से भी करता है। ऐसी ही बात बतानी तुम्हें यार। जैसे तुम चाहोगे यार, देखो यार, जो 74 हो ना, 74 में लिख रखा है कि जो राष्ट्रपति के पास है ना, राष्ट्रपति उनकी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद होगी, उस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री हो। और फिर उनके बाद इसमें 2-3 बदलाव भी हुए। फिर के.आर. नारायण तक बात आ गई, 2 बदलाव हुए। एक तो हुआ 42वां संविधान संशोधन, एक 44 में तो इंदिरा गांधी ने अनिवार्य बना दिया। 44 में आकर थोड़ी लिबरल हुई, उदार हुई। फिर एक बार पुनर्विचार के लिए जा सकते हैं। एक ही ऐसा पीस पैदा हुआ के.आर. नारायण, जिन्हें 2 बार मुंह पर फेंक कमारा बिल पड़ा था, नहीं करता सही। समझ नहीं बात है, 2 बार और सोच लो। ठीक, उसके बाद हम क्या चाहेंगे? हमने कहा अनुच्छेद 78, इस पर देखो हमारे पास 74 के बाद हमारे पास यहाँ 77, 75 भी था। भूल नहीं क्या है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और उन्हें शपथ भी दिलाने का काम करते हैं। और प्रधानमंत्री को मैंने कहा ना, ये कौन पढ़ेगा 75 वाला? लोकसभा में। ठीक,
मंत्रियों के बीच में विभागों को बंटवारे से संबंधित जो नियम बनाने हो, कार्य आवंटन के नियम कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति बनाते हैं। सभी मंत्री राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा देते हैं। किसी भी मंत्री को उपराष्ट्रपति बर्खास्त कर सकते हैं, याद रखना बात यह। उसके बाद संघ सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। मंत्री के निर्णय या देखो मंत्री जो ना राष्ट्रपति मंत्री परिषद के अंदर क्या क्या निर्णय लिया गया उसकी जानकारी राष्ट्रपति ले सकते हैं। संघ सरकार के कार्यकलाप विधि प्रशासन के संदर्भ में जानकारी प्रधानमंत्री से ले सकते हैं। मंत्री परिषद के किसी भी विषय पर चर्चा के लिए कह सकते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में अनुच्छेद 78 पूर्ण का कार्य करता। सारी बातें अगर तुम्हें याद रह रही नहीं है तभी जाकर तुम मेंस के अंदर ही परफॉर्म कर पाओगे, नहीं तो तुम किसी लायक नहीं है, कूड़ा कचरा हो तुम। आ जाओ फटाफट स्पीड पे। ये अटॉर्नी जनरल, क्या हुआ अटॉर्नी जनरल? ये राष्ट्रपति, सुन लो, राष्ट्रपति या महान्यायवादी इनकी नियुक्ति करने का काम करते हैं। इनकी नियुक्ति करने का काम करते हैं महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता। और यार प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति का स्व विवेक नहीं है। अभी हमारे पास तुम सोचते होंगे ये कौन है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का एक प्रकार का वकील हो। भारत सरकार पर भी हम केस कर सकते हैं अगर उस विधान का उल्लंघन करेंगे तो। और फिर वहां जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना, सुप्रीम कोर्ट या देश के अन्य हाई कोर्ट के अंदर जाने का जब काम करता तो अटॉर्नी जनरल ही करता। ये अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए, भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर उनकी पैरवी करने का काम करता। समझ बात है? अब इसकी नियुक्ति किसने करी? राष्ट्रपति ने करी। बात समझ में आई बात है? क्या नाम? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में पता? 76 में, अनुच्छेद 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल का उल्लेख। पेपर में ये भी पूछा हुआ कौन से किसके अंदर उल्लेख। और यूं नहीं है, ये मैंने कहा ना, ये महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये राष्ट्रपति का स्वविवेक प्रसाद पर्यंत कार्य करता। प्रसाद पर्यंत का मतलब यहाँ नहीं है कि जब चाह राष्ट्रपति से हटा देंगे ना, यहाँ स्वविवेक नहीं है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का मतलब। अनुच्छेद 148 है। एक तो अटॉर्नी जनरल होगा, याद रखना, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल नाम है उसका महान्यायवादी, हिंदी में नाम है महान्यायवादी, इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल है। वो कौन हो? जो भारत सरकार का पक्ष करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर उनकी पैरवी करने का काम करता। बात समझ में बात है? इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? हमारे पास राष्ट्रपति करेंगे। और अनुच्छेद 148 ये हमारे पास क्या नाम की एक संस्था बना रखी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। पढ़ो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अरे भारत सरकार, मोदी जी कहाँ कितना पैसा खर्च करेंगे, उनके मंत्री कहाँ कितना पैसा खर्च करेंगे, कोई है देखने वाला? हाँ, यह संस्था हुआ, यही वह संस्था जो चेक करती है तुम कितना पैसा निकाल कर लेके जाओगे, हर साल कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च करोगे। इसलिए क्या जब हर साल अपनी रिपोर्ट पेश करती है ना संसद के अंदर, तो इस पर सबकी निगाह बनी रहती है, खासकर विपक्ष की, तो जो विपक्ष की पार्टी हो, क्योंकि पीओटी के साथ बताती है कि सरकार ने इस रोड को 1 किलोमीटर बनाने के अंदर ना 100 करोड़ रुपए खर्च करने को कहा था। 1 किलोमीटर बनाने में 10 करोड़ रुपए खर्च करने को कहा था, 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। सरकार के हाथ पैर फुला दो, क्या की रिपोर्ट। सही बात है। तो सरकार के लिए खतरे, एक प्रकार का अनुच्छेद 148 को यूं भी कह सकते हैं, ये स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी संस्था, अगर ये निष्पक्ष तरीके से काम करती हो तो अनुच्छेद 148, क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा जब सरकार की आलोचनाएं होती रहेगी। समझ बात है? अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना ना, तुम्हें डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है, तो बहुत जरूरी सरकार की आलोचना होना, ताकि सरकार काम करती रहे। समझ में आई बात है? लेकिन हमारे पता ये सारे मंत्री बहुत अनपढ़ व्यक्ति देश के अंदर बैठे हुए, सारे टोटल ए टू जेड, ठीक। और जब देश के अंदर ना अनपढ़ व्यक्ति होगा, अयोग्य व्यक्ति होगा, तो क्या ही होगा देश का, क्या अंदाजा लगा लोगे। इसलिए कहा जाता, पता क्या कहा जाता, सुनो, पता क्या कहा जाता, एक अयोग्य शासक देश के अंदर एक मर्द मानसिक नागरिक पैदा करता है। कितनी बड़ी बात बोल रही हूँ, आज ही निकल गया बड़ी। क्या कहा मैंने, चलो बताओ। इसलिए व्यक्ति का योग्य होना बहुत जरूरी हो। और जो मैंने लाइन बोल के बताई ना, इसी लाइन को तुम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो मेंस के अंदर लिखते वक्त। क्या कहा मैंने, चलो बताओ दोबारा। एक अयोग्य शासक देश के अंदर मर्द मानसिक नागरिक पैदा करता है। उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक कौन से मंत्री कहना चाह रहे हैं? देखो, इसका मतलब तुम्हें भी पता ही है बात, मैंने किसी का नाम तो लिया ही नहीं। ये कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का काम भी तथा शपथ
और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनकी शपथ दिलाने का काम हो और इनकी नियुक्ति करने का काम हो कैग का। ठीक, कौन करता? राष्ट्रपति करते। अटॉर्नी जनरल हो, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। दोनों को एक ही लाइन में इंक्लूड कर सकते हैं तुम, ऊपर की लाइन को भी नीचे की लाइन को भी। कैग और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी और महानियंत्रक लेखा परीक्षक की नियुक्ति करने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। ये मंत्रिपरिषद का काम हो, कार्यपालिका संबंधित शक्तियां होगी। ठीक है, कितनी बातें तुम्हें याद रहेगी, सारा खेल उसका। अपने दिमाग पीछे की बातें रिकॉल करते रहना बैठे बैठे। सुनूंगा मैं सारी की सारी बातें ऊपर तक, कितनी बात याद आ रही तुम्हारे पास? 5-6 लाइन याद आ रही तुम्हारे बैठे बैठे। विभिन्न राज्य, अपने दिमाग को इस स्तर पर तैयार करना पड़ता। विभिन्न राज्यों में राज्यपाल दिल्ली, सुन लो, विभिन्न राज्यों के अंदर राज्यपाल हो गए दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में उपराज्यपाल एवं संघ शासित प्रदेश के प्रशासकों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बड़ी बात है, अभी समझ नहीं बात यह। इसमें कहा गया एक तो राज्यपाल हो, जितने भी राज्यपाल है हमारे पास, जितने भी, और इसी बात पर लड़ाई है। कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांट फटकार लगाई। तमिलनाडु का नाम सुना तुमने? तमिलनाडु के जो राज्यपाल है उन्होंने, वहां की सरकार ने बिल पास कर दिए, कम से कम 11 बिल रोक रखे राज्यपाल ने, साइन ही नहीं कर रहा उन पर। जिस तरह राष्ट्रपति साइन करते हैं तो तभी वो कानून बनता, इसी तरह अब बहुत बढ़िया करके तमीज से फटकार लगाई। ऐसा कहा कि औकात में रहो, तमीज में रहो, जो तुम्हारा काम सिर्फ वो करो। सही बात है। फिर अम्बेडकर की बात याद दिलाई, अम्बेडकर की बात कि संविधान, जब तक इस देश को चलाने वाले संविधान अयोग्य होंगे तो देश अच्छा चलता रहेगा, योग्य होंगे तो अच्छा चलता रहेगा, अयोग्य होंगे तो देश अच्छी तरह नहीं चल सकता। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में 4-5 दिन पहले ही बात बता रहा हूँ, समझ गए? इसीलिए न्यूज़ में भी टच करते रहा करो, न्यूज़ भी देखते रहो। तो खाली बोर हो जाकर पढ़ाई हो, ताकि संबंधित बातें पता रहे। न्यूज़ खोलो, आधा 1 घंटा जाएगा, ये अपडेट का खेल। देखो कि नेताओं का मजाक बनाओ, नेताओं का मजाक, ऐसी तो पॉलिटी रिवीजन हो। विभिन्न राज्यों में राज्यपाल दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, राज्यपाल हो गए। और विभिन्न प्रकार के हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, राज्यपाल हो गए। और अलग अलग राज्य, विभिन्न प्रकार के राज्यों के अंदर जो राज्यपाल होंगे, और जो हमारे अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश होंगे उनके अंदर जो उपराज्यपाल हो हमारे पास, ये उपराज्यपाल हो, जिसे एलजी कहते हैं, हमारे लेजिस्लेटिव गवर्नर कहते हैं उपराज्यपाल। और संघ शासित प्रदेशों के अंदर जो प्रशासकों की नियुक्ति हो, इन मंत्रिपरिषद बताएगी। उनकी मंत्रिपरिषद मतलब प्रधानमंत्री बताएंगे कि राष्ट्रपति जी इन्हें यहाँ नियुक्त कर दो, वो भी काम राष्ट्रपति का ही होगा। काम मतलब राष्ट्रपति काम पड़े, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति को फ्री फंड की तनख्वाह नहीं मिलती। देखो राष्ट्रपति कितने काम करवा रहे हैं। अभी तो राष्ट्रपति के ये वाले काम जो कार्यपालिका से संबंधित है, अभी तो उसको देखेंगे कार्यपालिका, ये तो देखेंगे उसके विधायपालिका संबंधित क्या क्या काम है। अच्छा, अनुच्छेद 324 में पता क्या लिखा हुआ? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो ना, जो चुनाव आयोग हमारा, पहले चुनाव आयोग भी तो हमारे यहाँ निष्पक्ष नहीं रहा। अगर चुनाव आयोग हमारे यहाँ हमारे पास 3 सदस्य का निकाय बन चुका। 3 सदस्य निकाय बनने का मतलब उसके अंदर 3 मेंबर है। दो तो एक तो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन जिसे बोलते हैं, और एक हमारे पास पता कौन, 2 तो हमारे पास निर्वाचन आयुक्त जिसे कहते हैं। अभी निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति करी जा, मैंने चुनाव आयोग कैसे बनाना, ये 3 बंदे बैठे हुए, बीच में बैठे हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगी। इन दोनों की जो नियुक्ति करी जाएगी ना, कौन करेगा? इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती, एक आयोग बनाया जाता। उसमें था कौन कौन हुआ करता था? विपक्ष का नेता, ध्यान तो सुने ना, विपक्ष का नेता सीजीआई, ध्यान तो सुने ना, विपक्ष का नेता सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 7वां प्रधानमंत्री। ये हमारे पास सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये हमारे पास कौन? विपक्ष का नेता और एक प्रधानमंत्री। अब न्यूट्रल होगा आराम से, 2 वोट जिसके पक्ष में पड़ जाएंगे, इनकी बराबर में वो बैठ जाएगा इन दोनों का चुनाव करने के लिए। अब पता क्या हुआ, मोदी ने इसमें बदलाव कर दिया। अब पता क्या कहा, ये सीजीआई साहब है ना, सुप्रीम कोर्ट वाले, इन्हें हटाओ यहाँ से। बदलाव करके उसकी जगह अपने एक मंत्री घुसा दिया। अब ये दोनों वोट डालेंगे मिलकर, इन दोनों का चुनाव भी ये करेंगे। अब इस बात की क्या गारंटी जो चुनाव आयोग एक प्रकार से निष्पक्ष तरीके से काम करेगा? तो संस्थाओं को कवर कर लिया होगा, नहीं कर लिया? अब जो ये दोनों भी इसके पक्ष के, और बीच वाला तो उसका पक्ष का है ही। सही बात है। तो इस बात को तो जब चुनाव आयोग देश की सबसे बड़ी संस्था को जब आप कैप्चर कर लोगे, तो आप कैसे लोकतंत्र की परिकल्पना कर सकते हो? आप देश के अंदर कैसा लोकतंत्र चाहते हो? सही बात है। जब आप देश के अंदर ना पारदर्शिता, संस्थाओं के अंदर तो पारदर्शिताओं को गायब कर दोगे, तो आप एक अस्वस्थ लोकतंत्र पैदा करते हो। समझ में आई बात है? देखा मेरी भाषा किस स्तर की होती चली जा रही? ये मेंस की लाइन है सारी। क्या कहा मैंने, चलो बताओ। जब आप देश के अंदर संस्थाओं के अंदर
पारदर्शिता गायब कर दोगे तो आप देश के अंदर एक अस्वस्थ लोकतंत्र पैदा करते हो। और नागरिक कैसा पैदा करते हो? मानसिक विकृत नागरिक पैदा करते हो। हाँ, मर्द मानसिक या विकृत मानसिक नागरिक पैदा करते हो। बात सुन रही? बात इतना बुरा हाल है। चले ठीक। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति। अब कैसे करेंगे पता लग चुका मैंने, अभी मैंने बताया, क्योंकि मैंने कहा चुनाव आयोग इस टाइम पर त्रिस्तरीय संस्था, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो और 2 निर्वाचन आयुक्त हो। अब जो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति अब वे न वो उसके अंदर तो जो सीजीआई काम करते थे उन्हें साइड लाइन कर दिया गया और उसकी जगह एक मंत्री को बैठाया गया। हम प्रधानमंत्री और दोनों मिलकर हम राहुल गांधी देखता रहा साइड में बैठा हुआ। राहुल गांधी विपक्ष का नेता, एलओपी बोल लो सर, एलओपी लीडर ऑफ ओपोजिशन, वो साइड में देखता रहेगा, वो वोट कहीं डालता, फिर भी तो चुनाव उनके पक्ष में जाएगा। उनके चुने हुए बंदे बैठे हैं, बैठा भी दिए। एक तो यहाँ यहीं का बैठा है उत्तराखंड का ही सुखबीर सिंह, क्या नाम है उसका, यहाँ का राज्यपाल था जब। व्यक्ति को चलिए तो पढ़ा लिखा होना जरूरी, ये जानकारी क्यों जरूरी? कल को तुम कहीं बैठ जाओगे, कम्पिटिट करोगे बैठकर। यहाँ तुम पता किस लिए बैठे हो? यहाँ इसलिए बैठे हो ताकि तुम वहां जाकर, जहाँ भी तुम बैठाए जा, ताकि ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ सको। यहाँ तुम इसलिए आज नीचे बैठे हो। नहीं समझ में आया तुम्हारे पास? ठीक, जो यहाँ आज तुम्हारे नीचे बैठा है ना क्लास में, यहाँ तुम नीचे इसलिए बैठे ताकि वहां उस चेयर पर जाकर कुर्सी बैठ सको। ना दिखाओ, सुन लो ध्यान लगा, समझ गई? नहीं तो दांत दिखाने जो गिर रह जाएगी। पढ़ लो। ये हमारे पास अनुच्छेद 316, इसमें क्या लिखा हुआ? यूपीएससी जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो, इसका भी तो एक अध्यक्ष होगा, इनके भी सदस्य होंगे, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। तो कितने काम करवा रहे राष्ट्रपति। इसमें तो कुछ तो याद रहेंगे था, जरूर नहीं सारे याद रहे। अगर 10 लाइन या 8 लाइन भी याद रह जाए बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगे इतना समझने के बाद तो 8-10 लाइन आराम से याद आई जाएगी। इतने भी बात नहीं रुकती, राष्ट्रपति बहुत है। बात समझ में आई है? अनुच्छेद 338 जब हम 38 हमने जब पहले पढ़ा था, वहां एनसीएससी पढ़ा था, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एनसीएससी। एनसीबीसी 2018 में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। 2018 में ये संवैधानिक संस्था नहीं आती, संविधान में उसका जिक्र नहीं आता। ओबीसी के आरक्षण को संवैधानिकता प्रदान नहीं आती। अब ओबीसी का आरक्षण संविधान में लिखा जा चुका, उसको कोई नहीं काट सकता। बधाई हो ओबीसी वालों को। सही बात है। इसमें भी ये भी 3 स्तरीय संस्था, ये भी 3 स्तरीय संस्था, ये भी 3 स्तरीय संस्था। इसमें भी एक अध्यक्ष हो, एक उपाध्यक्ष हो, 3 सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। कितने होंगे? 5। तुम सोच रहे इनकी नियुक्ति कौन करता होगा? जब तो राष्ट्रपति पढ़ा रहा है यहाँ से, ठीक, इनकी नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति करता। अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़ा वर्ग के लोगों के कल्याण से संबंधित आयोग का गठन करने का काम भी राष्ट्रपति का ही होगा। इन आयोगों को बनाने का काम भी राष्ट्रपति का होगा, और इनके अंदर जो सदस्यों की नियुक्ति करनी होगी वो भी राष्ट्रपति करते हैं। समझ बात है? 3 सदस्यों के 3 आयोग के नाम बताए। 3 आयोग के नाम बताइए जरा, क्या बताया मैंने, कौन कौन था? SC ST वाला, ओबीसी वाला, तीनों के लिए जो आयोग, और आयोग के जो अध्यक्ष, उन एक आयोग को बनाने का काम भी, आयोग के अंदर जो सदस्य, 55 सदस्य आयोग, इनके अंदर जो आयोग के अंदर सदस्य उनकी नियुक्ति करने का काम भी, अपॉइंट करने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। कभी ऐसा हुआ 1960 में यूएन ढेबर आयोग बना था। ढोबर नहीं, ढेबर है। 2002 में दिलीप सिंह भुरिया आयोग बना था। भुरिया, काजल की मम्मी। सही बात है, दिलीप सिंह भुरिया आयोग। क्या नाम है? दिलीप सिंह। 2002 में बना दिलीप सिंह भुरिया। दोनों आयोग को याद रखना, पेपर में पूछे हुए इनके, मैच करने पूछ लो। 1960 में यो ढेबर आयोग और दिलीप सिंह भुरिया आयोग क्यों बने थे? SC ST से संबंधित समीक्षा करने के लिए बनाए थे। कितना? अनुच्छेद 340 के अंदर एक बात और लिखी हुई है, इसे भी समझो। राष्ट्रपति सामाजिक कल्याण और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए एक आयोग का गठन करेंगे। 40 में लिखी हुई ना।
अनुच्छेद 340 में लिखी है बात है, राष्ट्रपति करेंगे जो लोग सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अच्छा, तुम समाज के अंदर लोग वरीयता नहीं देते ना, आओ तुम्हारे लिए एक आयोग बनाते हैं हम, एनसीएसटी, एनसीएससी को। सही बात है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है ना समाज के अंदर, भले तुम अपने आप को बड़ा प्रजापति मानते हो, लेकिन तुम्हें कोई पूछता नहीं। अरे मैं तो वैसे ही कह रहा, सुन लो ना, एकदम दिल में क्या लगा नहीं। शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए आओ तुम्हारे लिए एक आयोग बनाएंगे, 340 में लिख कर चले गए। अनुच्छेद 340 के आधार पर ही बनाया गया है काका कालेलकर आयोग, 1953 में बनाया गया। अभी मैंने 3 आयोग बता दिए तुम, आजकल पेपर में इस तरह का ट्रेंड है, इधर 3 आयोग के नाम लिखा होगा, उधर उनके सन लिखा होगा, ऐसा करवागा मैच। ढेबर आयोग कब बढ़ा? और वो काजल की मम्मी वाला आयोग, भूरिया आयोग, भूरिया। अच्छा, उसके बाद काका कालेलकर आयोग 1953 में। साफ दिखना चाहिए, जरूरी नहीं है। जाना है तुझे? हो तो क्या करना है ना, कहाँ जाना? जा। पढ़ी कहाँ रही तो मजा ले रही। तो 3 आयोग हो गए, एक और आयोग बना था वीपी मंडल आयोग, जो SC/ST एक्ट आया था ना, वो इसी की सिफारिश पाया था। वीपी मंडल आयोग, वीपी सिंह की सरकार है। ओहो, एक हमारे पास यहीं तक बस। तीन 342 ए राष्ट्रपति SC, राष्ट्रपति पता क्या करेंगे, अगर किसी जाति को SC के अंदर शामिल करना हो, किसी जाति को ST के अंदर शामिल करना हो, किसी जाति को OBC के अंदर शामिल करना हो, तो पहले में एक अधिसूचना जारी करते हैं, ठीक, जारी करते हैं और राज्यपाल से परामर्श करते हैं, नोटिफिकेशन जारी कर किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट के अंदर अगर किसी भी कास्ट को अगर शामिल करना हो, वे चाहे तो कल कोई कश्यप वालों को कल कोई SC बना था, एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, पहले वहाँ से सलाह करेंगे, वहाँ उस क्षेत्र के राज्यपाल से, राज्यपाल बताएगा हाँ ये लायक इस जाति के अंदर शामिल होने के लिए, आराम से शामिल कर देंगे। किसी को अगर ST के अंदर शामिल करना हो तो राज्यपाल के साथ परामर्श कर आराम से शामिल कर देंगे। अगर किसी व्यक्ति को अगर ये समझो इसके अंदर OBC के अंदर शामिल करना हो, आराम से शामिल कर देंगे, आराम से लिखा जा सके, आगे बढ़ते कहानी आगे बढ़ाते हैं। 344 के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन भी राष्ट्रपति करते हैं। 10 लाइन मुझे याद चाहिए इसमें, अगर 10 लाइन याद नहीं तो किसी लायक ने 14 लाइन पढ़ा दी मैंने तुम्हें। राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियों का उल्लेख करो, मेन से क्वेश्चन है, क्योंकि मेन काम यही है तुम्हारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है ये पूरी विधि मैंने तुम्हें समझा दी। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के लिखते चले आओगे, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 भी पढ़ाया मैंने तुम्हें। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधित सत्य का वर्णन कर दो, क्योंकि इससे ज़्यादा लिखने का मौका मिलेगा। इनका इंट्रोडक्शन तुम्हें बाद में भी करवा दूंगा, ठीक है तैयार। लेकिन इसका दिए तुम अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसके लिए कितनी लाइन चाहिए मुझे राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधित सत्यों का वर्णन करने के लिए। 10 लाइन चाहिए, तो अब मैं तुमसे 5 लाइन सुनूंगा, 5 लाइन, 5 लाइन सुनाऊँ मैंने। चलिए बहुत बड़ा दिया, अभी सुनो फटाफट देते स्पीड से। हम्म